और फेसबुक पे भी इसको लाइव डाल दिया जाए। तो चूंकि बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न रहता है कि कैसे अपन आरटीआई लगाएं और आरटीआई में क्या पूछा जाए, कहाँ आरटीआई लगाया जाए, कौन लोक सूचना अधिकारी है। इस तरह के सिंपल से प्रश्न रहते हैं और सही भी बात है, और ये भी प्रश्नों को एड्रेस किया जाना समय समय पर जरूरी है। तो ये स्क्रीन आपके सामने दिख रही होगी। सूचना के अधिकार के अंतर्गत जानकारी प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रारूप निम्नानुसार है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के अंतर्गत ये आवेदन पत्र है। एक आवेदक अपना इसमें नाम लिखेगा, उसका अपना पूरा पता, ईमेल, फैक्स, जिस पर जानकारी, अच्छा यहाँ पे वो लिखेगा जहां आपको जानकारी प्रेषित की जानी है। मतलब जिससे सपोज करिए आप अपने पंचायत में लगाना चाहते हैं तो पंचायत का पता आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। फिर आपको अपना दूरभाष क्रमांक अपना डालना पड़ेगा। अच्छा, जिस पर जानकारी प्रेषित की जानी है, ओके, जिस पर जानकारी यानी कि आपके पते पर, दूरभाष क्रमांक आप यहाँ पे डालेंगे। फिर आवेदन देने का दिनांक, सपोज करिए आज 2 अक्टूबर को आप आवेदन दे रहे हैं। चलिए आज 2 अक्टूबर है, गांधी और लाल बहादुर जी की जयंती है, तो इस अवसर पर हम आप लोगों को इसकी शुभकामना भी देते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनके आदर्शों से हम लोग सीख कर आगे देश के लिए अच्छा करते रहेंगे। आवेदन देने का दिनांक यहाँ पे डाल सकते हैं आप, जैसे आज 2 अक्टूबर है, डाल दीजिए। फिर कार्यालय का नाम, कार्यालय का नाम में आप यहाँ पर जैसे सपोज करिए आप अपनी पंचायत में, ज़्यादातर लोग अब ग्रामीण अंचल से जुड़े हुए रहते हैं, अपनी पंचायतों में यदि आरटीआई लगाना चाहते हैं तो पंचायत कार्यालय के नाम में लिख देंगे कार्यालय ग्राम पंचायत फला, जनपद पंचायत फला, इस तरह से उसका पूरा पता। फिर चाही गई जानकारी का विवरण, अगला महत्वपूर्ण इसमें स्टेप ये आता है कि चाही गई जानकारी का विवरण क्या होगा। तो चाही गई जानकारी के विवरण में तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको बहुत स्पष्ट तौर पर समझने की ज़रूरत है। बहुत इसमें निर्णय, देखिए चाहिए गई जानकारी में तो लोग बड़ी बड़ी जानकारियां मांग लेते हैं, लेकिन बड़ी जानकारियां नहीं मांगनी चाहिए। उसमें ज़्यादा बृहद जानकारी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ अपने काम की जानकारी हो। यदि आपको लगता है कि कहीं भ्रष्टाचार हुआ है, भ्रष्टाचार की जानकारी आपको चाहिए, तो सिर्फ उन्हीं बिंदुओं पर आप स्ट्राइक करिए जिसमें से आपको कुछ वहाँ से मटेरियल मिल जाए। ठीक है, अपन देखते हैं कि ग्राम पंचायतों में जो आरटीआई लोग लगाते हैं तो 5-5 साल की समस्त कार्यों की इस प्रकार से जो बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं रहता कि किस किस प्रकार के कार्य हैं, तो समस्त कार्यों की ऐसे जानकारियां बोल करके वो जानकारियां मांग लेते हैं कि 2015 से लेकर 2021 तक ग्राम पंचायत फला, जनपद पंचायत फला के समस्त निर्माण कार्यों की का आय व्यय का ब्यौरा, कार्यों की जानकारी, मास्टर रोल और ये सारी चीजें वो मांग लेते हैं। तो इसमें होता क्या है कि वैसे ग्राम पंचायतों की जानकारियां इतनी विस्तृत तो नहीं होती हैं। हमें भी पता है कि एक कार्यालय में कितनी जानकारियां उपलब्ध रहती हैं, पर सवाल यह है कि जो आपके जो सचिव हैं या जो भी वहाँ पर लोक सूचना अधिकारी चूंकि सचिव होते हैं, तो उनको जानकारी नहीं देना है तो एक बहाना वो बना लेंगे। क्या बहाना बनाएंगे कि जानकारी काफी बृहद है, ज़्यादा बृहद जानकारी मांगी गई है, इससे हमारा कार्यालयीन समय बर्बाद होगा, और इस तरह से ये सब बातें वो अपना तर्क दे करके आपको पत्र वापस कर देंगे, या कि आपको बोलेंगे कि आप अवलोकन कर लीजिए आकर के। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आप एक एक वित्तीय वर्ष की जानकारी मांगिए, और कुछ विशेष एक मद विशेष की जानकारी मांगिए, एक योजना विशेष की आप जानकारी मांगिए। जैसे कुछ कार्यों की मान लीजिए आपको जानकारी चाहिए, तो 4-5 कार्य इस तरह से नोट करके कि पीसीसी सड़क फलाने से फलाने तक, या नाली निर्माण फलाने से फलाने तक, ग्रेवल रोड निर्माण, इस तरह से इनकी मतलब 4-6 बिंदुओं की इस तरह से आप जानकारी टू द पॉइंट आप मांग सकते हैं कि इन कार्यों का जो तकनीकी स्वीकृत है, इन कार्यों की जो प्रशासकीय स्वीकृत है, इनका जो यदि कार्य पूर्ण हुआ है तो पूर्णता प्रमाण पत्र हो गया। एक महत्वपूर्ण चीज होती है इनकी माप पुस्तिका, तो माप पुस्तिका की आप जानकारी
या उस कार्य में लगे हुए लोगों के मास्टर रोल की जानकारी, तो इतनी आप मार्क सकते हैं। ये जानकारी ज्यादा नहीं होती है, क्योंकि एएस 1 पन्ने का होता है, 2 पन्ने का, टीएस ऐसे 1-2 पन्ने का होता है, माप पुस्तिका 2-3 पेज की होती है, पूर्णता प्रमाण पत्र 1 पन्ने का होता है। मास्टर रोल मान के चलें आप कि मास्टर रोल जो है, कई मजदूर काम करते हैं, लंबा कार्य चलता है, तो मास्टर रोल आपका 8-10 पन्ने का हो गया। तो कुल मिलाकर के यदि आप 5 या इस तरह से टू द पॉइंट 5 या 10 कामों की भी जानकारी आपने ये मांगी, तो मुश्किल से 150-200 पेज के अंतर्गत आपको पूरी जानकारी आ जाएगी। वो बृहद जानकारी नहीं मानी जाएगी, एक मद विशेष की टू द पॉइंट जानकारी मांगी जाएगी। तो इस तरह से आपको जानकारी मांगनी चाहिए। अच्छा, एक चीज और भी है, आपके जो जानकारी आप मांग रहे हैं, उस जानकारी में आप प्रश्नवाचक शब्दों का उपयोग मत करिए। जैसा ये कार्य होना था तो क्यों नहीं किया गया, इसके पीछे का कारण, तो आप ये नहीं मांग सकते, ठीक है। इसका कैसे होगा, क्यों होगा, कहाँ होगा, ये सारी चीजें, मतलब फ्यूचरिस्टिक टाइप की या हाइपोथेटिकल, ये बातें अपन हाइपोथेटिकल जो क्वेश्चन है, काल्पनिक जो प्रश्न है जो भविष्य में कुछ होने वाले हैं, ऐसे प्रश्न सूचक शब्दों का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, ना हम ऐसी जानकारी मांगेंगे। क्योंकि आरटीआई कानून में बहुत ही स्पष्ट है कि हम सिर्फ उन जानकारियों को मांगेंगे जो संधारित है, जो पहले से संकलित रखी हुई है। इसमें कोई भी जानकारी नए सिरे से संकलित करने की या फ्यूचरिस्टिक है या काल्पनिक है, तो उसको संबंधित को हम ये नहीं कह सकते कि आप ये बताइए कि ये कब होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, तो ये नहीं है। और एक रिक्वेस्टिंग फॉर्म में होनी चाहिए, ये आप जानकारी उपलब्ध करवाने का कष्ट करिए। उदाहरण के लिए, यदि आप ये मांगते हैं कि ग्राम पंचायत फला, जनपद पंचायत फला के पीसीसी निर्माण में जैसे कई बार लगा देते हैं लोग, कुल कितने मजदूरों ने काम किया या कुल कितनी राशि आई, तो ऐसे ना लगा करके आप इस तरह से लगाइए कि जिन मजदूरों ने काम किया उसकी मास्टर रोल की आप सूची उपलब्ध करा दें, और जो राशि इसमें खर्च आई उसका ब्यौरा, इस तरह से आप मांग सकते हैं। उसके तकनीकी स्वीकृत, प्रशासनिक स्वीकृत और अन्य जो आप इसमें माप पुस्तिका या एमबीजी से बोलते हैं, इस तरह से आप ये जानकारी ले सकते हैं। यदि आपको बिल बाउचर की जानकारी चाहिए, तो उसमें भी आप मांग सकते हैं कि पंचायत के कैश बुक और बिल बाउचर की जानकारी, कार्य से संबंधित किस वेंडर से लिया गया, ये भी जानकारी आप उनसे हासिल कर सकते हैं। लेकिन आप सदैव प्रश्न सूचक शब्दों से अवश्य बचिए और ज्यादा बृहद जानकारी ना हो, जिससे सामने वाले पक्ष को एक मौका ना मिले कि वो आपका आवेदन डिनाई कर दे। तो इस तरह से जानकारी का ये मूल उद्देश्य हो गया, मूल प्रोफार्मा हो गया, और एक मद विशेष की ही जानकारी चाहिए, मांगना चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब इसमें क्या चाहते हैं, देखिए अगले सेक्शन में इसमें आ जाता है कि आप इसमें क्या चाहते हैं। तो क्या चाहते हैं, तो इसमें आ जाता है नकल, आ जाता है, आप निरीक्षण कर सकते हैं धारा 2J1 के तहत आरटीआई कानून, जो सूचना का अधिकार कानून 2005 है, उस कानून में आपके पास बहुत सारी पावर उपलब्ध है। न केवल आप दस्तावेज ले सकते हैं, बल्कि उस कार्य का या उन दस्तावेजों का आप निरीक्षण भी कर सकते हैं। वो कौन सी धारा कहलाती है, धारा 2J1 के तहत आप उसका निरीक्षण कर सकते हैं। फिर रिकॉर्ड का भी निरीक्षण कर सकते हैं, कार्य का निरीक्षण कर सकते हैं, किसी रोड बन रही है, भवन बन रहा है, उसका आप निरीक्षण कर सकते हैं। अब रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रति तो ले ही सकते हैं, जो हमने आपको बताया, उसका प्रमाणित नमूना, वो सब हो गया, लगभग घुमा फिरा करके एक ही चीज है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अच्छा, एक नकल की बात आई है, आप क्या चाहते हैं नकल। एक चीज हम आपको और बता दें, जैसे यदि आप कभी तहसील कार्यालय में जाते हैं या कहीं कलेक्टर कार्यालय में जाते हैं और कोई प्रकरण चल रहा होता है, तो आप जानते हैं कि कई बार आप एक नकल का आवेदन लगाते हैं, ठीक है। नकल का आवेदन लगाएंगे और उनका एक अपना एक अलग प्रक्रिया होती है कि वो उस नकल को आपको एक निश्चित शुल्क, जो मतलब देखा जाए तो आरटीआई की शुल्क से ज्यादा होती है। भैया ज्वाइन कर चुके हैं सर। नेटवर्क का इशू आ जाता है एक्चुअली, कभी कभी अपन एक गलती ये करते हैं कि मोबाइल के कनेक्शन से अपन कनेक्ट कर लेते हैं। तो जो कुछ पुराने किस्म के मोबाइल हैं जिनमें फैसिलिटी नहीं है, तो वो क्या होता है, या ऐसा नेटवर्क प्रोवाइडर है
जो कॉल के दौरान नेटवर्क आपको नहीं देते हैं, नेटवर्क कट कर देते हैं। तो जैसे कॉल आ गया कोई, किसी को नहीं पता है कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, उन्होंने तो अपना कॉल कर दिया और कॉल करे जा रहे हैं। हमने एक बार काट दिया, फिर भी वो 10 बार आपको कॉल करे जा रहे हैं। उनको ये नहीं पता है कि आदमी क्यों काट रहा है, थोड़ा सा आप इंतजार कर लो, जबकि मैंने उनको, लेकिन हो गया। चलिए, दिक्कतें आती रहती। तो जैसे ही कॉल आया वो डिस्कनेक्ट हो गया, फिर मैं वापस आ गया। चलिए, अपन इस बात को अपन आगे बढ़ाते हैं। और स्क्रीन शेयरिंग तो नहीं होगा ना इस समय? स्क्रीन शेयरिंग मैं वापस कर लेता हूँ। और ये वाला स्क्रीन अपन दिखा रहे थे। तो अपन चर्चा कर रहे थे कि आगे का इसमें क्या क्या। एक और फिर आ गया है, जरा इंतजार करिएगा। जी, तो फिर एक कॉल आ गया था जिसकी वजह से दिक्कत हो गई। चलिए, ये दिक्कत होती रहेगी। मैं आज एक दूसरा मोबाइल यूज करता था, लेकिन वो एक लेकर के चले गए महोदय, और मैं उसको, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होती रहेगी, और आप लोग इसको बियर करिएगा। अपन ये बात पे आ रहे थे, इस आवेदन पे हम बात कर रहे थे कि क्या क्या हमारे पास पॉसिबिलिटी रहती है। हमारी आवाज आप लोगों को आ रही है ना? जी आ रही है आवाज आप। तो जैसे अपन क्या क्या कर सकते हैं, तो आप देखते होंगे कई बार जब आप राजस्व में, विशेष तौर पे यदि राजस्व विभाग है, तहसील है या एसडीएम कार्यालय है, जब आप वहां पे जाएंगे और आरटीआई लगाएंगे, तो आपको एक बात कहते हैं। क्या कहते हैं? कि आप ये दस्तावेज, आपको ये दस्तावेज आरटीआई से नहीं मिलेगा, आप इसके लिए नकल का आवेदन लगाइए। ठीक है, इस तरह से कहते हैं ना आपको कि नकल का आप आवेदन लगाइए। ठीक है, वो नकल एक्चुअली यही है कि कोर्ट में भी अपन नकल ज्यादातर लगाते हैं, नकल के माध्यम से। राजस्व से संबंधित प्रकरण है, वहां पर हम नकल का आवेदन लगाते हैं। तो उनकी जो शुल्क होती है नकल की, प्रति पेज के हिसाब से, आरटीआई कानून की जो शुल्क आपकी होती है 2 रुपए प्रति पेज, इससे थोड़ा सा ज्यादा होती है। तो ठीक है, वो इशू नहीं है। यदि आपको कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की नकल चाहिए तो आप नकल ले सकते हैं। लेकिन कई बार हमें ये भी देखने को मिलता है कि हम नकल का आवेदन भी लगा देते हैं तहसील में या लोक सेवा केंद्र में या कलेक्टर कार्यालय या कोर्ट में, और नकल का आवेदन लगाने के बाद भी हमें जानकारी नहीं मिलती है। अच्छा, एक बात ये है, देखिए, आरटीआई कानून और नकल वकल में क्या अंतर है वो हम आपको बता दें। नकल आपने लगा दिया कोई जरूरी दस्तावेज का, और उस व्यक्ति को नहीं देना है, या उसको कुछ आपसे एक्सपेक्टेशन है कि भाई कुछ देगा यार, एक्स्ट्रा देगा नकल के लिए, इसकी गरज पड़ी हुई है, जैसे हिंदुस्तान में होता है। तो उसमें क्या होगा कि वो जानकारी नहीं देगा। जानकारी नहीं देगा तो आप क्या करेंगे? तो नकल वकल का जो रूल है, इसमें कोई बहुत स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, या है भी तो कोई ऐसे सूचना आयोग नहीं बैठा हुआ है, सूचना आयुक्त नहीं है जो इनके ऊपर फाइन या बड़ी कार्यवाही कर देंगे। तो कई बार आपने नकल का आवेदन लगाया, पता चला आपको नकल ही नहीं मिल रही है, सामने वाली पार्टी ने दबा दिया और बोल दिया इसको नकल देना ही नहीं है, चाहे कितना भी पैसा खर्च करे, या आपसे 5,000 रुपए की मांग कर ली, 2,000 रुपए की मांग कर ली, कोई जरूरी दस्तावेज है, तो आप पड़े रहो। तो पहले तो आप नकल का आवेदन लगाइए, नकल ना मिले तब फिर आप आरटीआई में जाइए, फिर आप आरटीआई का आवेदन लगाइए। इसी 2 रुपए के फॉर्म जो आपके सामने दिख रहा है, इसमें 10 रुपए का आप एक स्टाम्प लगाइए, नॉन जुडिशियल या इंडियन पोस्टल ऑर्डर लगा सकते हैं, या आप एक 10 रुपए की फीस उस कार्यालय में यदि काम करती है, क्योंकि कई कार्यालय में होती है, आप 10 रुपए जमा करिए और रसीद वहां से कटवा लीजिए। अथवा ये फिर थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हो गई थी नेटवर्क की, तो मैं ये बता रहा था आपको कि यदि पहले तो स्क्रीन पे अपन, चलिए हम यहाँ पे थे। तो यदि आवेदक बीपीएल के नीचे है, गरीबी रेखा के नीचे है, तो उसका कोई शुल्क नहीं लगता है, और ये जो 10 रुपए का शुल्क होता है, इससे व्यक्ति बच जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि आप बीपीएल में है तो ये भी जानकारी आप दे सकते हैं। तो यदि नकल में आपको जानकारी नहीं मिली नकल का आवेदन लगाने के बाद, तो आप आरटीआई में जाइए, और आप वहां पर इसका हवाला भी दे सकते हैं, क्योंकि आयोग, देखिए, आरटीआई में जब आप आ जाएंगे तो फिर एक बात आएगी, वो कहेंगे कि ये बात आपको नकल के माध्यम से मिल सकती थी, तो आप आरटीआई में आए, तो आप उसमें पहले से ही एक नोट लगा दीजिए कि इस संदर्भ में हमने नकल के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया था, लेकिन चूंकि जानकारी प्राप्त नहीं हुई, इसलिए आरटीआई के अंतर्गत हम आवेदन कर रहे हैं। तो ये वहां पर बात आ जाएगी। फिर यदि आपका प्रथम अपीलीय अधिकारी है, लोक सूचना अधिकारी दे देता है तो अच्छी बात है, नहीं मान लीजिए आपको प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास जाना पड़ा अपील करके, या कि आयोग के समक्ष जाना पड़ा, तो वहां पे आप अपनी बात रख सकते हैं। चलिए, तो हम बहुत आगे निकल आए, पहले अपन मूल चीज पे जाते हैं, पहले प्रो फार्मा में। ठीक है, तो हम ये बता रहे थे कि गरीबी रेखा के नीचे का क्या मतलब होता है।
तो इसमें ये होता है कि आपको जो 10 रुपए का शुल्क है वो नहीं लगेगा, ये आप नोट करिए, आप वहां पे शुल्क नहीं देंगे। सिर्फ अपना गरीबी रेखा का जो प्रमाण पत्र होता है, जो आपका एक वो होता है राशन कार्ड जिसे बोलते हैं गरीबी रेखा का, उसकी फोटो कॉपी बस आप 1-2 पन्ने की लगा दीजिए, जहाँ पे ये फोटो वगैरह और नाम का ब्यौरा होता है, जिसमें ये साबित हो जाए कि आपका नाम भी उस गरीबी रेखा लिस्ट में है, तो वो दे देंगे, तो आपको 10 रुपए का इसमें शुल्क नहीं लगेगा। नंबर एक बात। दूसरी बात, इसमें क्या फायदा है गरीबी रेखा के नीचे वालों का? इसमें यह फायदा है कि यदि आपको 50 पन्ने तक की जानकारी चाहिए, तो वो 50 पन्ने तक की जानकारी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। अच्छा, कई बार कंफ्यूजन आ जाता है, लोग कहते हैं कि भाई गरीबी रेखा का जो मतलब आवेदन है, उसमें सब कुछ जानकारी फ्री मिलती है, हमें जितनी भी जानकारी चाहिए सब फ्री मिलती है। तो ये गलत है। इस बात को थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें, क्योंकि आपको मात्र 50 पेज के ही जानकारी आपको मुफ्त मिलेगी, और यदि आपको 50 पेज से अधिक की जानकारी चाहिए तो फिर उसके लिए रेगुलर 2 रुपए प्रति पेज के हिसाब से आपको फोटो कॉपी का यहाँ पर चार्ज देना पड़ेगा। तो ये हो गया गरीबी रेखा के नीचे वाले आवेदकों के फायदे। तो बात आप, हमें उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये आप आवेदन करिए, फिर यहाँ पर अपना आप हस्ताक्षर कर दीजिए, और 10 रुपए का टिकट वगैरह जैसा हमने बताया कि आप गरीबी रेखा के नहीं है, और ये पावती होती है इस तरह से, तो ये पावती उसी में संलग्न रहती है जो प्रोफार्मा अमूमन आपको नोटरी के पास या किसी भी फोटो कॉपी की दुकान के पास, कलेक्ट्रेट या तहसील में मिल जाता है आरटीआई का फॉर्म, उसमें नीचे लगी रहती है। तो ये आपकी पावती के लिए रहती है। देखिए पावती में क्या होता है कि आवेदन प्राप्त होने का दिनांक, सपोज करिए आप 2 अक्टूबर को आज आपने आवेदन दिया है, तो 2 अक्टूबर को जब आपने आवेदन दिया तो इसी दिनांक का यहाँ पे वो मेंशन कर देगा। कौन करेगा? वो प्राप्तकर्ता यहाँ पे करेगा। फिर आवेदन कर्ता को वांछित जानकारी प्राप्त करने के संदर्भ में अग्रिम कार्यवाही हो उपस्थित होने का दिनांक, ये भी उसमें रहता है, तो वो लिख देगा, क्योंकि 30 दिन का ड्यूरेशन रहता है, वो 30 दिन लिखेगा। सपोज करिए कि आपने धारा 7(1) के तहत जानकारी चाहिए है, जो कि 48 घंटे के अंदर जानकारी दे होती है, कोई जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित जानकारी होती है, तो यहाँ पर 48 घंटे की ही समय सीमा निर्धारित होगी। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वैसे बहुत कम केसेस में ये होता है, लेकिन जहां भी होता है तो यहाँ पे 48 घंटे की समय सीमा रहेगी। अन्यथा की स्थिति में 30 दिन का यहाँ पे वो डेट देंगे, 30 दिन का टोटल। संबंधित शाखा अधिकारी जहां से जानकारी प्राप्त होगी, तो वो शाखा या अधिकारी, जैसे आप ग्राम पंचायत में लगा रहे हैं, तो वो ग्राम पंचायत का अपना यहाँ पर पता लिख देगा कि ग्राम कार्यालय ग्राम पंचायत फला और फला, इस तरह से ये बात आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे अपना हस्ताक्षर वगैरह पदनाम सब लगाएगा, ये आपको दे देगा। तो इस तरह से बात हो गई। तो अपन अब आगे का ये थोड़ा उनका है कि सूचना के अधिकार की धारा 6 की 3 के उपधारा के अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्र दिनांक को प्राप्त हुआ परीक्षण उपरांत वस्तुस्थिति आपके विभाग से, ये है 6(3) का। तो 6(3) का मतलब ये होता है, जैसे आपने आवेदन लगाया है यहाँ पे 6(1) का है, और 6(3) का मतलब ये होता है कि जो जानकारी आपने चाहिए है, मान लीजिए आपने अपने ग्राम पंचायत में ये जानकारी चाह ली, सचिव को आपने लगा दिया, और ये पूछ लिया कि आप भूमि खसरा नंबर फलाना की इसकी मतलब इनकी ऋण पुस्तिका की फोटो कॉपी या खसरा की फोटो कॉपी दे दीजिए, और आपने लगा दिया वो कहाँ, सचिव को लगा दिया, या सपोज करिए जनपद को लगा दिया। तो पहले ज्यादातर तो ये होता है कि वो आपका आवेदन बिल्कुल निरस्त कर देंगे, वो आपको वापस कर देंगे, क्योंकि इनके पास तो इतनी मतलब अकल होती नहीं है, उनको तो बस ये इसको निरस्त करना है। लेकिन कोई समझदार है, तो सपोज करिए सचिव हो गया, या आपका कोई जनपद का कर्मचारी हो गया, जब भले ही वो पंचायत से संबंधित है, उसको लगेगा कि यार ये जानकारी जो है दूसरे विभाग से संबंधित है, तो राजस्व विभाग से संबंधित है, तो क्यों न मानिगामा तहसील के तहसीलदार को ये पत्र अंतरित कर दिया जाए। तो वो क्या करेगा कि इस धारा 6(3) के तहत इस धारा 6(3) के तहत वो क्या करेगा कि वह पत्र अंतरित कर देगा। वो क्या कह देगा कि ये जिन्होंने आवेदन प्राप्त दिया है, इनका जो आवेदन पत्र दिनांक है वो परीक्षण उपरांत आपके विभाग यानी कि राजस्व विभाग से संबंधित पाया गया है, अतः आपकी ओर ये 5 दिवस का, ये ध्यान रखिएगा कि जब भी अंतरण की कार्यवाही होती है तो आपके आवेदन देने के 5 दिवस के भीतर ही होती है। जो भी लोक सूचना अधिकारी 5 दिवस के भीतर अंतरण नहीं करता है तो वह आरटीआई कानून का उल्लंघन करता है। ऐसी स्थिति में वो जुर्माने का पात्र होता है। तो इस तरह से वो आपका आवेदन कहाँ चला गया, पंचायत विभाग से राजस्व विभाग में चला गया। तो इस तरह से होता है, कई बार होता है। तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे कि 6(3) का यहाँ पर क्या उपयोग है। तो ये तो हो गया सामान्य प्रक्रिया, जिसमें आप एक इस तरह से 2 रुपए के आवेदन में आप उस कार्यालय से संबंधित जानकारी आप यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं, और किस तरह से आपको जानकारी प्राप्त करनी है उसका भी ब्यौरा यहाँ पर आपने प्राप्त किया कि जानकारी हमेशा एक ही मद से संबंधित होनी चाहिए, बहुत बृहद नहीं होनी चाहिए, जो अपने काम की जानकारी है वो होनी चाहिए,
और जानकारी मतलब हवा में नहीं होनी चाहिए कि मतलब ये ऐसा हुआ था, इस वर्ष में ऐसा हुआ था, उस वर्ष में ऐसा हुआ था, इससे संबंधित दस्तावेज, ऐसे नहीं बोलेंगे अपन। उसमें जो भी है तो ज्यादातर प्रयास ये करें कि हम उसका स्पेसिफिक करें कि मतलब इस दिनांक इस वर्ष में यदि ये भी आवश्यक है कि काम का नाम लिख दें या उस जानकारी का नाम लिख दें या उस पत्र क्रमांक का नाम लिख दें, तो वो और भी स्पेसिफिक हो जाता है। उसमें क्या होता है कि लोक सूचना अधिकारी को काम नहीं होता तो हम RTI के माध्यम से जानकारी। भैया जुड़ गए हैं हम सबके बीच। हाँ, ये थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी नेटवर्क की, तो मैंने आप लोगों से पहले इसमें क्षमा याचना की हुई है, क्योंकि अब नेटवर्क का इशू तो रहता ही है और थोड़ा सा गाँव में तो कुछ ज़्यादा ही दिक्कत है। यहाँ पर एक्चुअली हम लोग वो भी ले सकते हैं, लैंडलाइन के माध्यम से इंटरनेट कनेक्शन ले सकते हैं, वाईफाई, लेकिन वो भी फैसिलिटी यहाँ पे उपलब्ध नहीं रहती। तो एकमात्र ऑप्शन यही रहता है। जब इसमें एक काम और किया जा सकता है कि स्पेसिफिक एक सिम ले करके वाईफाई के लिए यूज किया जाए, लेकिन अब इतना ज़्यादा उपयोग भी नहीं रहता, इसलिए हम उसमें इतना समय जाया और एनर्जी जाया करना उचित नहीं समझते। चलिए अपन मुद्दे पे आ जाते हैं। तो कुल मिलाकर के अपन बात कर रहे थे RTI आवेदन हमें कैसे करना है, हमारा पहला स्टेप क्या है, और RTI आवेदन करने में हमें क्या क्या जानकारियां कार्यालयों से मांगनी चाहिए। अच्छा, भैया एक चीज जानकारी चाहिए था, ये जो फॉर्म दिख रहा है ये हर चीज के लिए है क्या? हाँ, ये फॉर्म आप किसी भी मतलब हिंदी में, तो मतलब हिंदी भाषी जो हमारे प्रदेश हैं उनमें आप ये फॉर्म बिल्कुल दे सकते हैं, और कोई दिक्कत की बात नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत की बात नहीं है। इनफैक्ट आप ये फॉर्म CIC में भी यूज कर सकते हैं। जो स्टेट्स जहाँ हिंदी भाषा नहीं समझ में आती उनको, वहाँ ज्यादातर इंग्लिश में चलता है, तो इसी का एक इंग्लिश प्रोफार्मा रहता है, वहाँ पर आप उसको यूज कर सकते हैं। बाकी प्रोफार्मा यही है। जी जी, हम लोगों के लिए तो यही सही रहेगा। हाँ, बिल्कुल सही रहेगा। आप इसको चुपचाप गूगल में जाइए, सिंपल सा लिखिए RTI आवेदन फॉर्म, ठीक है ना, RTI आवेदन फॉर्म का प्रारूप इस तरह से लिख दीजिए, तो वो आ जाएगा आपका, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आ जाएगा। आप वहां से डाउनलोड, अभी अभी हमने जस्ट आपकी मीटिंग के पहले ही हमारे पास थे पड़े कुछ, लेकिन मैंने जी उसको कहीं हार्ड डिस्क में ढूंढना और किस नाम से हमने सेव किया था वो उचित नहीं समझा। हम गूगल में ही गए और इसको हमने इसी तरह से लिख दिया जो हमने आपको बताया, RTI एप्लीकेशन प्रो फार्मा, तो ये आ गया इस तरह से हिंदी में। तो जी आप जी ऐसा इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो ठीक है, ये चीज तो आपको समझ में आ गई। अब ये होता है एक जानकारी जो हमें चाहिए, वो जानकारी हम कहाँ कहाँ से किस किस विभाग से हासिल कर सकते हैं। तो उदाहरण तो हमने आपको पंचायत विभाग बताया कि ऐसे आप चालू कर सकते हैं। देखिए, अमूमन लोक सूचना अधिकारी सभी कार्यालयों में होते हैं, जो भी सभी शासकीय कार्यालय हैं उन सभी शासकीय कार्यालय में लोक सूचना अधिकारी होते हैं, और उन लोक सूचना अधिकारी कार्यालय में आप आवेदन लगाकर उस कार्यालय विशेष से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे पुलिस विभाग में राजस्व विभाग हो गया आपका, पंचायत विभाग हो गया, कृषि विभाग हो गया, जिला पंचायत कार्यालय, जनपद पंचायत कार्यालय, ग्राम पंचायत कार्यालय, मतलब हर तरह के जो भी, खनिज विभाग आपका हो गया, कलेक्ट्रेट कार्यालय हो गया, कमिश्नर कार्यालय हो गया, SP ऑफिस हो गया। आप कहीं भी RTI लगा करके सरकारी विभागों में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सहकारिता विभाग में थोड़ा सा आपको सचेत रहने की जरूरत है। यद्यपि सहकारिता विभाग RTI के दायरे में आता है, लेकिन जो सहकारी समितियां हैं वह कुछ अपने एक घिसे पीटे पुराने आदेशों का हवाला दे करके अपने भ्रष्टाचारों को छुपाने के लिए वो ये कहती हैं कि वो RTI के दायरे में नहीं आती। तो जो लोग मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं अथवा अन्य स्टेट से भी जुड़े हुए हैं, तो एक चीज हम आपको बता दें कि सहकारी समितियों में भी आप RTI लगा सकते हैं, लेकिन उसमें एक बात आती है। क्या आती है कि ऐसी NGO, ऐसी संस्थाएं, सहकारी संस्थाएं जिनमें गवर्नमेंट के द्वारा सब्सटेंशियल फंडिंग, सब्सटेंशियल शब्द का उपयोग किया गया है कि मतलब एक निश्चित अमाउंट की फंडिंग जिसमें उसमें लगी हो गवर्नमेंट की या सरकार की राशि का वो उपयोग कर रहे हैं किसी न किसी माध्यम से, वहां पर RTI कानून लागू होगा। और चूंकि ये बहुत परिभाषित नहीं है, इसलिए मध्य प्रदेश में इसको परिभाषित करने के लिए जब उस एक्ट का, यहाँ की जो विधायिका थी मध्य प्रदेश की, जो जब इन्होंने विधानसभा ने उसको वो किया, इन्होंने अपना उसका बनाया, तो इन्होंने क्या डाल दिया कि जो समितियां, ठीक है ना, जो समितियां 50 अपने एनुअल टर्नओवर का, मतलब वार्षिक जो उनका टर्नओवर है उसका 50% अथवा 50,000 रुपए जो भी कम हो, मतलब इस 50% में सपोज करिए उनका एनुअल टर्नओवर ही 50,000 का है, ठीक है, तो 50,000 एनुअल टर्नओवर का 50% कितना हुआ, 25,000 रुपए, ठीक है। तो 25,000 रुपए यदि गवर्नमेंट उनको फंडिंग देती है वार्षिक तौर पर किसी न किसी माध्यम से,
कि आप जा करके पौधारोपण करवा लो, ये जा करके समितियां, मतलब हर तरह की समितियां होती हैं, जरूरी नहीं कि सहकारी समिति हो, आपने एक एनजीओ रजिस्टर्ड की हुई है, वो भी आपकी आ सकती है उसमें, या कोई अन्य इस तरह से समितियां आपने रजिस्टर्ड की हुई है, वो भी आ सकती हैं जो सरकार से रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के तहत यदि वो रजिस्टर्ड है। तो उनमें बस ये होना चाहिए कि 50% उनका टर्नओवर होना चाहिए जो गवर्नमेंट से वार्षिक उनको मिलता हो, अथवा 50,000 रुपए। सपोज करिए उसका टर्नओवर तो है 1 करोड़ रुपए, लेकिन उसने सरकार से 1 करोड़ का 50 लाख हो गया, तो 50 लाख हो गया, मान लीजिए 50 लाख वो सरकार से प्राप्त नहीं की है, तो यदि वो 50,000 भी प्राप्त की है तो मिनिमम जो भी कम हो, मतलब यदि 50,000 यहाँ पे उसने प्राप्त किया हुआ है वर्ष में, कि सरकार ने किसी काम के लिए उसे 1 करोड़ वाली कंपनी को दे, मतलब समिति को दे दिया है कि आप जाकर के भवन में पेंटिंग करवा लेना, तो आप भवन के चारों तरफ कुछ ऐसे फेंसिंग टाइप का करवा लेना, या कुछ हम व्यवस्था के लिए आपको देते हैं इस तरह से। तो सरकार ने यदि वो राशि दी है और हमारे पास प्रूफ है, तो वो समिति आरटीआई के दायरे में आती है। लेकिन कौन पता करेगा, कैसे पता चलेगा कि भाई ये समितियां 50,000 रुपए प्राप्त की हैं, इनका एनुअल टर्नओवर कितना है? तो पहले तो आप आरटीआई ये लगाओ कि इनका एनुअल टर्नओवर पर, फिर उससे उसके बाद फिर उसमें पता नहीं कि आपको मिले कि ना मिले, और फिर आपको ये कैसे पता चलेगा कि 50,000 रुपए सरकार दे रही कि नहीं दे रही है? तो सब झंझट की बात है। तो मतलब आरटीआई के दायरे में लाने के लिए भी सरकार ने बड़े गुण, मतलब बहुत ही इसका मेरा रास्ता इनको वो किया है। इसीलिए आप देख सकते हैं कि आज जो सहकारी समितियां हैं, इनमें सबसे ज्यादा व्यापक भ्रष्टाचार होता है। और सहकारी समितियों में पीड़ित कौन होते हैं? पीड़ित इनमें ज्यादातर ऐसे लोग, पीड़ित इनमें ऐसे लोग होते हैं। जीरा के पैकेट 10 रुपए। ये थोड़ा सा आप लोग अपना वॉइस बंद करके रखिए, आप लोग थोड़ा सा अपनी वॉइस इसको थोड़ा सा बंद करके रखिएगा, क्योंकि डिस्टरबेंस हो रहा है। म्यूट म्यूट करके रखें ताकि अन्य लोगों को डिस्टरबेंस ना हो। तो मैं ये कह रहा था कि अब यहाँ पे आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी, तो ये दिक्कत। हेलो भैया, मैंने सबका म्यूट कर दिया हुआ है अभी। हाँ नहीं ठीक है। तो जैसे ये जो दिक्कत है, तो इसको अपन पता नहीं कर पाएंगे। पर अब हमें पता है, आपको पता है कि मतलब समितियों में क्या होता है। एक गांव का किसान है, वो खाद बीज लेता है, कर्ज लेता है सहकारी समिति से, तो यदि वो आरटीआई लगाने जाए तो उसको वो जानकारी नहीं मिलती है। ठीक है, वो जानकारी उसको नहीं दी जाती है। उसको बोला जाएगा कि हम आरटीआई के दायरे में नहीं आते हैं। तो अब ये जानकारियां कैसे मिले, जबकि आपको पता है कि कर्ज देने के लिए कहाँ से पैसे आते हैं? सरकार देती है, तब आप कर्ज देते हो। ठीक है, खाद बीज के लिए सरकार आपको एक एजेंसी बनाई है, तो वहां से आप लेते हो, उठाव करते हो और देते हो। इस तरह से आप ने हर समिति में, एक समिति में 2-3 ग्राम पंचायतें आ ही जाती हैं, तो हर ग्राम पंचायत में आपको पता है कि एक कोटेदार होते हैं। तो कोटेदार जो होता है, वो उसको पेमेंट कौन देता है? वो सरकार देती है, खाद्य विभाग देता है, नागरिक आपूर्ति निगम देता है। तो ये बातें इसमें आ गई। तो कुल मिलाकर के ये सारी जो चीजें हैं, हम आपको बता दें कि ये आरटीआई के दायरे में आनी चाहिए। और दूसरी बात, आप जानते हैं कि समितियां 2-2 बार इसमें वो करती हैं, क्या इसमें 2-2 बार ये खरीदी करती हैं। तो गेहूं की खरीदी करती हैं, और एक क्या धान की खरीदी करती हैं। तो गेहूं और धान की खरीदी कैसे होती है? गेहूं और धान की खरीदी करने के लिए भाई आप इतना जो ट्रांजैक्शन करते हो, उसमें सरकार आपको कमीशन देती है। ठीक है, आपके बोरे के लिए देती है, उठाव के लिए देती है, परिवहन के लिए देती है, समितियों में व्यवस्थाओं के लिए देती है। तो ये सारी बातें हैं जो इनको नेचुरली आरटीआई के दायरे में लाती हैं, लेकिन ये समितियां अपने आप को आरटीआई के दायरे में नहीं बताती हैं, और इसमें सरकार भी कुछ नहीं कर रही है। तो इसमें एकदम बड़ा काम किए जाने की जरूरत है, और उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में इस विषय पर आयोग जो है वो कुछ करेगा, क्योंकि इस तरह से बहुत सारे मामले इस समय मतलब आ रहे हैं, मतलब बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं, कई सारे तो हमने ही मामले इसमें रेज किए हुए हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिसमें ध्यान देने की जरूरत है। तो समितियों की अपन बात कर रहे थे, तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब समितियों में आप आरटीआई लगाएंगे, तो जब तक कोई ऐसा नियम कायदा नहीं आता है सरकार या आयोग के माध्यम से जिसमें ये बात सुनिश्चित हो जाए कि वो सहकारी समितियां मतलब बाय डिफॉल्ट आरटीआई के दायरे में आ रही हैं, तो आपको 2 चीजों का पता करना पड़ेगा। नंबर 1 कि वह समितियां मतलब वार्षिक टर्नओवर का 50% उनका होना चाहिए जो सरकार से मिल रहा है, अथवा दूसरी बात कि मिनिमम 50,000 मतलब उनको सरकार से मिल रहा है। ये बात आपको पता करनी पड़ेगी।
यदि आपको समितियों में आरटीआई लगाना है तो आपको एक औरंगाबाद हाई कोर्ट का एक आदेश है जो मैं आपको कभी शेयर करूंगा, और भी है एक फलापलम करके एक होता है केरल हाई कोर्ट का, शायद वो आदेश था उसमें भी, मतलब एक सहकारी समितियों से संबंधित यदि आपको जानकारी चाहिए तो वो जानकारी आप कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, वो जानकारी आप डीआर ऑफिस से प्राप्त कर सकते हैं। डीआर ऑफिस हो गया या जेआर ऑफिस हो गया, एआर ऑफिस हो गया, तो मतलब जो डिप्टी रजिस्ट्रार्ड है उस कार्यालय से आप वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी के मध्य भैया फिर ज्वाइन करेंगे। नेटवर्क का इशू थोड़ा सा हो गया, वापस आ गया, जुड़ चुके हैं भैया। हाँ, तो ये बता रहे थे कि आप आरटीआई कहाँ पे लगाएंगे। तो समितियों से संबंधित, सहकारी समितियों से संबंधित आरटीआई है तो आप कहाँ लगाएंगे, वो आप जेआर डीआर ऑफिस में लगाएंगे, हमेशा ध्यान रखिए। अब वो जेआर और डीआर ऑफिस का मतलब कर्तव्य है कि वो जानकारी आपको हासिल करके बताए, क्योंकि उस हाई कोर्ट के आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लेख था कि जो जानकारियां मतलब किसी समिति से संबंधित है वो इनका दायित्व होगा, डीआर का दायित्व होगा, रजिस्ट्रार्ड का दायित्व होगा कि वो जानकारियां वहां से हासिल करके उपलब्ध कराए। ये सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा कि सहकारी समितियां आरटीआई के दायरे में नहीं आती हैं, तो ये बात आप हमेशा नोट करिए। ठीक है, सपोज करिए आपने आरटीआई लगा दिया। अब आरटीआई लगाने के बाद में अगला स्टेप इसमें ये आता है कि यदि संबंधित ने आपको जानकारी नहीं दी तो आप क्या करेंगे। सपोज करिए कि आपने आरटीआई लगाई है आज 2 अक्टूबर को, अब आपको 2 अक्टूबर के बाद 2 नवंबर को 30 दिन के भीतर वो जानकारी मिलनी चाहिए थी, लेकिन वो जानकारी आपको नहीं मिली। ठीक है, तो वो जानकारी नहीं मिलते आप क्या करेंगे। तो इसका नियम ये है कि 30 दिन में जानकारी ना मिले तो आप 1 हफ्ते का और अधिकतम इंतजार कर लें, ज़्यादा इंतजार ना करें। यदि आपने स्पीड पोस्ट से पत्र भेजा हुआ है तो ये मान के चलते हैं कि 6-7 दिन का समय लगता है कि मतलब वो पत्र जो है वो पहुंच जाए संबंधित विभाग के पास में, लोक सूचना अधिकारी के पास में। तो 7 दिन का आप और जोड़ लीजिए, तो 30 + 7 37 दिन में आप इसकी प्रथम अपील कर दें। वही नियम कायदा लागू होगा। जो बीपीएल के नीचे वाले हितग्राही मतलब लोग हैं, जो बीपीएल कैटेगरी के हैं, उनके ऊपर ये फीस का प्रोफार्मा नहीं लगेगा, और जो नहीं है उनके लिए प्रथम अपील में 50 रुपए का फीस लगेगा। पहला जो आवेदन है, जो आपने आवेदन दिया था, जो जानकारी मांगी थी, उस आवेदन की एक प्रतिलिपि आप लगाएंगे, और साथ में ये आपका प्रथम अपीली आवेदन होगा। ये प्रथम अपीली आवेदन धारा 19(1) के तहत होता है। ठीक है, मैं इसमें शॉर्ट में बताऊंगा, फिर बाद में आकर के किसी एक दिन और मीटिंग में आपको हम ये बताएंगे कि अपील जो है वो कैसे की जाती है और उसका भी क्या वो होता है, थोड़ा सा विस्तृत में, लेकिन शॉर्ट में अभी हम बताएंगे। तो प्रथम अपील आप धारा 19(1) के तहत करते हैं। आरटीआई कानून की जो बुक है, आप जब नेट में जाएंगे उसमें सर्च करिएगा तो धारा 19(1) की बात आती है, उसमें आप देखेंगे कि प्रथम अपील करने का आपके पास अधिकार होता है। तो प्रथम अपील आप करेंगे। मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में हम आपको बता दें, यहाँ पे कुछ उल्टे पुल्टे नियम कायदे लागू हैं। तो यहाँ पर जब आप प्रथम अपील करते हैं तो आपको दो कॉपी में करना होता है प्रथम अपील। ठीक है, प्रथम अपील आप 2 कॉपी में करोगे। तो एक जो आपका पूरा सेट है जिसमें आपने आरटीआई आवेदन लगाया था, प्लस जो 10 रुपए की आपने फीस दी थी, उसकी मतलब जो इंडियन जुडिशियल नॉन जुडिशियल है या कि इंडियन पोस्टल ऑर्डर है, और यदि आप गरीबी रेखा में है तो गरीबी रेखा की वो लगाएंगे ही। तो वो कॉपी प्लस ये प्रथम अपील का कॉपी धारा 19(1) के तहत। और चलिए मैं एक आपको इसमें शॉर्ट में शेयर करके बता देता हूँ, वो हमारे ख्याल से ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक सेकंड, क्विक एक्सेस तो धारा 19(1) के तहत ये होता है। कई सारी अपील यहाँ पर पड़ी होगी तो उसको अपन बेहतर है कि आपको एक प्रोफार्मा ही बता दें किस तरह से होता है। जैसे एक ये हो गया, अभी हाल ही में मैंने एक लगाया है। एक सेकंड, शेयर स्क्रीन, ये वाला है। तो जैसे आपका एक आवेदन है, सपोज करिए हम आपको दिखा रहे हैं, दिख रहा है ना स्क्रीन में आपके, ये सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के तहत ये प्रथम अपील है। ठीक है, इस तरह से आप हेडलाइन लगाएंगे, आप अपने से बना लीजिए, कोई आवश्यकता नहीं है। इसी तरह से आप आरटीआई का भी बना लेते हैं, वो भी आपको दिखाएंगे कि मतलब आपके पास यदि वो प्रोफार्मा, तो वो उनके लिए मैंने बताया
कि जो ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते, एक प्रोफार्मा आपका है, बस उसमें फिलअप करना है आपको खाली स्थान, बाकी आप इस तरह से करें तो ये ज्यादा बेहतर रहता है। अपने कंप्यूटर में, अपने मोबाइल में भी कर सकते हैं। तो 19(1) के तहत आप प्रथम अपील लगाएंगे। जैसे श्रीमान प्रथम अपीलीय अधिकारी, केयर ऑफ लोक सूचना अधिकारी, यहाँ पर हमने केयर ऑफ लिखा हुआ है, ये भी हम आपको बताएंगे क्यों लिखा है। बर्खास्त संविदा सहायक यंत्री अमूल्य खरे के विषय में आरटीआई आवेदन पर जानकारी न मिलने पर प्रथम अपील हमने अभी की हुई है। हमने इनको बताया है कि संदर्भित विषयांतर्गत प्रकरण का अवलोकन करें। आपके द्वारा संलग्न आरटीआई, आप आवेदक के द्वारा संलग्न आरटीआई आवेदन कार्यालय, जिला पंचायत, लोक सूचना अधिकारी को दायर किया गया था। इसके उपरांत समय सीमा व्यतीत होने के बाद भी आवेदक को जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई गई है, जिसके कारण आवेदक द्वारा धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील प्रस्तुत किया जा रहा है। कृपया समय सीमा में जानकारी उपलब्ध कराते हुए आवेदक को अवगत कराएं एवं आरटीआई अधिनियमों के अधीन रहती हुए धारा 7(6) होती है कि जब कोई जानकारी आपको समय सीमा पर ना मिले तो वो जानकारी 30 दिन के बाद मिले, तो 7(6) का मतलब कि फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी शुल्क के उपलब्ध करवाई जाए। 782 यहाँ पर है, 782 आप देख रहे हैं। 782 का मतलब है, ये धारा का क्या मतलब है, इस धारा का मतलब है कि जो संबंधित लोक सूचना अधिकारी था उसने आपके आवेदन पर प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम, पद और पता नहीं बताया है। 782 और 783 इन दोनों का मतलब ये होता है। आप इसको आरटीआई एक्ट की जो बुक है आपको नेट से मिल जाएगा, उसमें देख लीजिएगा। तो हम आपको बता दें कि ये दोनों धाराएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। यदि आप आरटीआई आवेदन लगाते हैं और आरटीआई आवेदन में यदि आपको समय सीमा पर जानकारी सपोज करिए वो उपलब्ध नहीं करवाता है तो भी, और यदि उपलब्ध करवा देता है तो भी, उपलब्ध करवाए या न करवाए, दोनों स्थितियों में ये लोक सूचना अधिकारी का दायित्व होता है कि वह आपको क्या करेगा। इस स्थिति में वो आपको प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम, पद और पता बताएगा, उसका मोबाइल नंबर बताएगा कि यदि आप हमारी जानकारी से संतुष्ट नहीं हैं तो आप प्रथम अपीलीय अधिकारी को अपना प्रथम अपील आवेदन कर सकते हैं, जिनका नाम ये है, पद ये है, पता ये है, इनका मोबाइल नंबर ये है। और 19 धारा होती है जिसमें अपील और ये कार्यवाही करने की पावर होती है। तो ये तो आयोग के पास होती है, 20 भी आयोग के पास होती है, लेकिन हमने लिख दिया यहाँ पर कि आप 19 और 20 के तहत भी कार्यवाही करें। हालांकि हम आपको बता दें कि प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास जो पावर है वह है एक वरिष्ठ अधिकारी के तौर पर मात्र कुछ हद तक डिसिप्लिनरी एक्शन लेने की होती है, लेकिन आरटीआई के तहत उसके ऊपर कोई कार्य पावर नहीं होती। हाँ, वो आपको जानकारी उपलब्ध करवा देगा, ये इतनी तो पावर उसके पास होती है। वो आदेश दे देगा, निर्देश देगा अपने कनिष्ठ अधिकारी को, मतलब कर्मचारी को, जो भी लोक सूचना अधिकारी है, कि आप इनकी जानकारी उपलब्ध करवाएं। तो ये चीज होती है। फिर इसमें हम क्या करेंगे, जो पहला हमारा आवेदन था उस आवेदन को 10 रुपए की फीस के साथ हमने संलग्न कर दिया, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। फिर इस प्रथम अपील के साथ शुल्क हमने 50 रुपए का ऑनलाइन एमपी ऑनलाइन ट्रेजरी के माध्यम से 50 रुपए का शुल्क यहाँ पे हमने संलग्न कर दिया है। और प्रथम अपील का आवेदन, प्रथम अपील का आवेदन क्या है, ये जो सामने आप दिख रहे हैं हमारा प्रथम अपील का आवेदन का प्रकार। कितना सिंपल तरीके से, दिनांक 27 सितंबर 2021 हमने डेट लिख दिया है, स्थान लिख दिया है, अपना नाम, पद और मोबाइल नंबर मैंने डाल दिया। एक पन्ने में मैंने सिंपल सा ये बना लिया है और इनको हमने दे दिया है। अब ये इनका दायित्व है कि इसकी सुनवाई करते हुए 45 दिन की समय सीमा होती है। ये जो प्रथम अपीलीय अधिकारी होते हैं, और ये 45 दिन की समय सीमा के अंतर्गत हमें वो जानकारी उपलब्ध करवाएं। वैसे इनके पास समय सीमा 30 दिन की होती है, प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास भी, लेकिन 15 दिन ये विशेष परिस्थितियों, मान लीजिए इनके घर में कोई बीमार हो गया, ये बीमार हो गए, कोई विशेष इस तरह से स्थिति निर्मित हो गई जो समस्या कारक हो सकती है, हर किसी के साथ होती है, हमारे साथ होती है, आपके साथ कोविड का दौर आ गया ऐसे, तो आप 15 दिन का और समय ले सकते हैं, लेकिन आपको कारण बताना पड़ेगा कि हाँ, हम इस कारण के तहत हम आपको ये जानकारी उपलब्ध नहीं करवा पाए हैं। तो 45 दिन का इनके पास टोटल समय रहता है। यदि ये जानकारी उपलब्ध नहीं कर पाएंगे तो हम यहीं पर, जो आप 19(1) देख रहे हैं यहाँ पे 19(3) के तहत ये द्वितीय अपील हो जाएगी। वो द्वितीय और अंतिम अपील होती है, किसके नाम पर होती है, वो होती है उनके नाम पर, जो राज्य सूचना आयुक्त होते हैं, आपके स्टेट्स के राज्य सूचना आयुक्त या कि केंद्रीय सूचना आयुक्त, जो भी उसमें लागू हो उसके हिसाब से वो अपील होती है। तो उसके विषय में भी हम आगे आपसे चर्चा करेंगे। बस एक हिंट देते हुए कि यदि आपको दो इन आरटीआई आवेदन और प्रथम अपील में यदि आपका निराकरण न हो, उस स्थिति में आपको राज्य सूचना आयोग में जाना पड़ता है या केंद्रीय सूचना आयोग में जाना पड़ता है। और वो उसके लिए जो नियादी होती है, प्रथम अपीलीय आवेदन जिस दिन से आपने दिया, सपोज करिए आपने 2 अक्टूबर को आज प्रथम अपीलीय आवेदन दिया, तो इससे जो टोटल समय सीमा होती है वो 3 माह की होती है, यानी कि 90 दिन की होती है। तो 2 अक्टूबर से 2 नवंबर, 2 दिसंबर और 2 जनवरी,
हाँ, 2 नवंबर 2 दिसंबर 2 जनवरी, मतलब 2 जनवरी के पहले पहले तक आपका आवेदन संबंधित राज्य सूचना आयोग या केंद्रीय सूचना आयोग में पहुंच जाना चाहिए, उन बातों के साथ में कि साहब हमने प्रथम आवेदन लगाया, आवेदन में कोई जानकारी नहीं मिली या फर्जी गलत जानकारी मिली, उसके अगेंस्ट मैंने प्रथम अपील की, प्रथम अपील में भी हमारी सही तरीके से सुनवाई नहीं हुई, तो फिर हम ये अब व्यथित होकर के आपके समक्ष आए हुए हैं। अब आप ही इसका निराकरण करिए और संबंधित जो लोक सूचना अधिकारी हैं, प्रथम अपीलीय अधिकारी हैं, उनके ऊपर आप नियमानुसार जो आरटीआई कानून के प्रावधान है, अधिनियमों का उल्लंघन करने के लिए उसके तहत आप कार्यवाही करिए। तो ये आप उसमें से डिमांड कर सकते हैं, उनसे मांग कर सकते हैं, आपको वो प्रेयर्स उसमें रहेंगी। और फिर जब आयोग इसकी सुनवाई करेगा तो जो भी उसके प्रोज एंड कॉन्स होंगे, जिस तरह से भी आपका आरटीआई आवेदन होगा, क्या जानकारी आपने मांगी थी, क्या जानकारी उनके पास उपलब्ध थी वो कि नहीं थी, उन्होंने समय पर उसको अंतरित किया किसी दूसरे पक्षों को कि नहीं किया, उन्होंने कुछ आपके साथ पत्राचार किया 30 दिवस के अंतर्गत कि कुछ नहीं किया, और क्या उन्होंने आपसे सही शुल्क मांगी कि नहीं मांगी, आपका उन्होंने आवेदन वापस कर दिया कि क्या किया, इन सब के आधार पर फिर उनके पास, आयोग के पास धारा 20(1) और 20(2) की पावर होती है। 20(1) का मतलब होता है जुर्माना लगाने की पावर, और 20(2) का मतलब होता है अनुशासनात्मक कार्यवाही करवाने की पावर। तो इसके तहत वो कार्यवाही करवाते हैं। और आप देखते हैं कि जिस तरह से मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में माननीय श्री राहुल सिंह जी दनादन लोगों को जुर्माना 25,000 रुपए का लगाते जाते हैं और उनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्यवाही, गिरफ्तारी वारंट सब जारी कर देते हैं, यह सब उन्हीं की पावर के तहत होती है। तो हमें लगता है कि अब यहाँ पर इसको विराम देना चाहिए। 1 घंटे का हम लगभग समय इसमें दिए हैं, 45-50 मिनट का। अब आप लोगों के पास कुछ प्रश्न है तो इसमें प्रश्न पूछें। भैया एक ग्रुप में सजेशन आया है कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाए, क्योंकि आप तो बताएं कुछ चीज मतलब ध्यान में नहीं आ रही, भूल गया हूँ, तो अगर व्हाट्सएप ग्रुप बन जाए तो उसमें थोड़ा बहुत जानकारी मिलती रहेगी। नहीं, कोई गलत बात नहीं है, हमारा तो व्हाट्सएप ग्रुप है ना, आरटीआई के चलता है। ये तिवारी जी कि आप एक प्रकाश, हाँ तो प्रकाश भैया, आप एक आरटीआई ग्रुप आप अपना लोकल बना लें, है ना, मतलब जी अपने भैया। क्षेत्र का इस तरह से, और उसमें जो भी आपके ये जो लड़के हैं इस तरह से मतलब न्यूबी टाइप के या ऐसे आवेदन करना सीख रहे हैं, ये सारी चीजें, तो ये आप जैसे भी हैं एक्सपर्ट भी जुड़ सकते हैं, कोई मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब हर स्तर के लोग आप उसमें जोड़ लीजिए जो बिगिनिंग से सीखना चाहते हैं। बहुत लोगों को अभी कोई जानकारी नहीं है भैया नहीं, इसके मैं बारे में। समझ रहा हूँ, इसीलिए मैंने स्केच से प्रारंभ किया, आपको शुरू से प्रारंभ किया कि आपको करना क्या है, कहाँ से करना है, और अपन इसको अभी रिपीट करते रहेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं कि ये फर्स्ट एंड लास्ट है, अपन करते रहेंगे। जी जी ग्रुप आप बना लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास एक ग्रुप है, 1-2 ग्रुप चलते हैं आरटीआई रिवोल्यूशनरी ग्रुप, लेकिन उसमें भी अपन, लेकिन उसकी समय, उसकी जो लिमिटेशंस होती है 257 या ऐसे कुछ, वो भर जाती है, भर गई है, तो उसमें दिक्कत होती है। जी जी हाँ, इसलिए एक अलग से आप ग्रुप बना लीजिए, प्रकाश तिवारी जी बना लेंगे आपके लिए ग्रुप, और आप लोग उसमें सब जी जी। पार्टिसिपेंट्स हो जाइए। और इसमें कोई डाउट्स हो, हाँ कोई भाई, बात हो तो आप पूछिए। जैसे मान लीजिए भैया जी प्रथम अपील किया और उसकी जानकारी भी नहीं दी गई, तो फिर कहाँ पे क्या करेंगे? बताया ना आपको कि प्रथम अपील आपने किया और जानकारी आपको नहीं मिली, तो फिर आप आयोग में जाएंगे, सूचना आयोग, ठीक है। डायरेक्ट राज्य सूचना आयोग भोपाल, हाँ, ये हाँ जैसे मध्य देखिए, प्रदेश का। हाँ देखिए, यदि आपने केंद्रीय राज्य सरकार के कार्यालय, जैसे पुलिस विभाग हो गया, राजस्व विभाग हो गया, पंचायत विभाग हो गया, कृषि विभाग हो गया, यदि आप इन कार्यालयों में आरटीआई लगाए हैं, तो इनकी जो अंतिम या दूसरी अपील होगी वो राज्य सूचना आयोग में होगी, किसी भी स्टेट के राज्य सूचना में। जी जी लेकिन यदि आपने केंद्रीय कार्यालयों में, जैसे रेलवे हो गया, पोस्ट डिपार्टमेंट हो गया, जी जी या कोई सेंट्रल बैंक हो गया, है ना, इस तरह से यदि कार्यालयों जी में जी यदि आपने आरटीआई लगाई है, तो उसकी जो प्रथम अपील होती है वो भी उन्हीं केंद्रीय कार्यालयों में होती है, जो भी उनके प्रथम अपीली अधिकारी होते हैं, और उनकी जो द्वितीय और अंतिम अपील होती है वो केंद्रीय सूचना आयोग में होती है। तो इतना जरूर आप लोग ध्यान रखिए कि जब कभी केंद्रीय जी कार्यालयों में लगाइए तो उसकी अंतिम और द्वितीय अपील जो होती है वो केंद्रीय सूचना आयोग में होगी। और यदि आपने स्टेट से संबंधित किसी कार्यालय में यदि आपने आरटीआई लगाया है, तो उसकी जो अपीलिंग प्रक्रिया होती है और जो अंतिम अपील होती है वो वहां के स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन यानी कि राज्य सूचना आयोग में होगी। जी जी। और बताएं, कोई और अन्य आपके पास प्रश्न हो तो। बस यही भैया, ठीक है, इतना ही बस। तो और बातें, डाउट्स आप लोगों को कुछ तो आए होंगे ना। आप लोग बिल्कुल शर्माइए और यहाँ पे घबराइए नहीं कि मतलब कोई सिंपल सा प्रश्न पूछ लेंगे, पूछिए, क्योंकि ये हमने इसीलिए कार्यक्रम ही रखा हुआ है कि आप लोगों से इंटरेक्ट हो, भाई हमें भी तो समझ में आए कि कितना। जैसे मान हाँ, लीजिए इसमें आप आरटीआई में पावती के लिए बोल रहे थे, जैसे ऐसे नहीं कर सकते कि 2 फॉर्म निकलवा लिए ऑनलाइन से, और उसमें जैसे जिसको अपन जैसे सचिव को देते हैं तो उससे एक सील मरवा ले उसमें कि प्राप्त किया, हमको दे दें, फिर उसको दे दिए सचिव को दे दें।
नहीं वो ऐसा आप भी तो कर बिल्कुल, सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, पावती तो आपको लेनी जैसे ही दो है। निकलवा देखिए लें और एक अपने पास रख लें, तो जिस जो अपने पास रखे उसमें सील लगवा लें कि प्राप्त किया और सील अपना लगा दीजिए। वो ऐसा बिल्कुल कर सकते होता हैं ना, है। पावती की जरूरत वो नहीं पड़ेगी, ज्यादा अच्छा रहेगा ये वाला। नहीं, हाँ वो देखिए पावती मतलब ये जो आप 2 रुपए का फॉर्म रहता है जिसमें छोटी सी नीचे पावती लगी रहती है, आप उसकी बात कर रहे हैं ना कि वो पावती हमें लेना कि नहीं जी लेना। जी, नहीं आप उस टाइप नहीं बोल रहे, जैसे आजकल ये वो पेन वेन से लिखने वाला बोल रहे हैं, मतलब ये सही नहीं लग रहा मुझे। जैसे ऑनलाइन निकलवाए फिर दो प्रिंट निकलवा लेते हैं, एक ये प्रिंट सादा सचिव एक आवेदन लिखने की बात कर रहे हैं भैया। नहीं तो देखिए आप सादा जी आवेदन जैसे लिख सकते हैं ना, जैसे हम आपको एक आवेदन ऐसा हम आपको दिखाते हैं, रुकिए 1 सेकंड आप लाइन पर बस बने रहिए। हमने भी RTI हाँ शेयर स्क्रीन, जैसे आप ये देखिए ना, ये वाला जो हमने प्रथम अपील आपको दिखाई है उसी के विषय में मैंने RTI आवेदन लगाया था। तो आप ये तो आप कभी भी कर देखिए, RTI आवेदन के लिए कोई विषय सिर्फ इतना होना चाहिए, आप मैटर समझ लीजिए। जरूरी नहीं है कि आप गांव में रहते हैं, आपके पास आप सपोज करिए इमरजेंसी में किसी राशन से संबंधित, किसी की पेंशन से संबंधित यदि आपको पंचायत से जानकारी चाहिए, आपके पास नहीं तो क्या करेंगे। तो ये टाइप भी करवाने की जरूरत नहीं है, बस प्रोफार्मा आप ये समझिए कि आप ऊपर इस तरह से लिखेंगे कि सूचना के अधिकार के तहत आवेदन धारा 6 या 6(3) जो भी है, हमने 6(1)(6)(3) इसलिए कर दिया कि कभी कभी हम नीचे लिखना भूल जाते हैं कि यदि जानकारी आपके कार्यालय से संबंधित ना हो तो धारा 6(3) के अंतर्गत अंतरित कर दूसरे कार्यालय से उपलब्ध करवाने का कष्ट करें। तो ये चीज हम ना लिख करके सीधे सीधे हम 6(1)(6)(3) ऊपर ही लिख दिए कि सामने वाला वो समझ जाए कि जानकारी उसके पास नहीं है तो वो अंतरित कर दे। हालांकि यदि हमने 6(3) का हवाला नहीं दिया है फिर भी उसका दायित्व होता है, लेकिन कई बार ऐसे होता है, आयोग में भी बात गई, उन्होंने कहा कि आपने 6(3) के तहत नहीं कहा था इसलिए उसने अंतरित नहीं किया। हमने कहा चलो हम शुरू में ही लिख देते हैं। तो आप इस तरह से करें। प्रति जैसे यहाँ पे लोक सूचना अधिकारी, ठीक है ना, CO जिला पंचायत रीवा हमने कर दिया, ठीक है। विषय में सूचना के अधिकार के तहत आवेदन पत्र हमने कर दिया। कंटेंट्स में क्या कर दिया कि हमने ये इस तरह की जानकारी है, आप हमें 6(1)(6)(3) के तहत और धारा 7 के तहत, 7 का मतलब ये होता है RTI कानून में बहुत ही स्पष्ट उल्लेख है कि आपको 30 दिन जानकारी के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं है, और ना ही लोक सूचना अधिकारी ये 30 दिन का इंतजार करे कि जब 30वां दिन आए तभी आपको वो जानकारी उपलब्ध करवाई। यदि जो जानकारी आपके कार्यालय में उपस्थित है, उपलब्ध है, तो चुपचाप उसकी फोटो कॉपी करवा के, जैसे ही हमारा आवेदन आज 2 अक्टूबर को गया तो 3 या 4 या 5 अक्टूबर को वो 10 पन्ने की फोटो कॉपी करवाए, बोले साहब ये आइए आप आकर के अपनी जानकारी ले जाओ और 10 पन्ने का 20 रुपए जमा कर दो तो हम ले लें। पर यहाँ पे होता ये है कि जानकारियां के लिए महीने भर इंतजार करना पड़ता है, इसलिए हम धारा 7 का यहाँ पे स्पष्ट उल्लेख किया और जल्द से जल्द कहीं। लेकिन आपको हम बता दें कि यहाँ पे इतने के बावजूद भी ये सब हम बर्खास्त, एक संविदा सहायक यंत्री है, ये 2013 में बर्खास्त हुए थे और ये बर्खास्तगी के बाद अभी नॉन पेमेंट, बिना पेमेंट के काम कर रहे हैं। तो हमें ये नहीं समझ में आता कि आज कोई भी व्यक्ति बिना पेमेंट के काम नहीं करना चाहता और थोड़ी भी पेमेंट रुक जाती है TADA तो वो चला जाता है अदालत। तो आखिर ये आदमी किस आधार पर बिना पेमेंट के काम कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ग्रामीण यांत्रिकी सेवा पंचायत विभाग में किस किस तरह से इंजीनियर होते हैं, उनको इतना ज्यादा पैसा मिल जाता है भ्रष्टाचार का कि उनको पेमेंट की जरूरत ही नहीं है। तो उसको पता था कि हम जब 1 लाख 2 लाख 4 लाख रुपए हर महीने ऐसे ही कमा रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो बिना पेमेंट के काम कर रहा है, बर्खास्त है, तो इसके बारे में हमने जानकारी चाहिए थी, तो ये जानकारी हमें समय पर नहीं मिली। बहरहाल आप ये प्रोफार्मा देखिए, हमने क्या इसमें लिखा कि सूचना के अधिकार के तहत आवेदन, जिस कार्यालय से हमने जानकारी चाहिए है उस कार्यालय के यहाँ पे नाम, विषय में हमने लिखा सूचना के अधिकार के तहत जानकारी आप उपलब्ध करवाएं। कंटेंट्स में मैंने क्या लिखा, जो जो जानकारी हमें चाहिए थी तो वही जानकारी हमने यहाँ पर पूरा मांग लिया, आप देख सकते हैं। अब इसमें कई सारे बिंदु हैं, लेकिन बिंदु भले ही कितने सारे हों लेकिन एक व्यक्ति विशेष से संबंधित है, एक कार्यालय से संबंधित है, ये बिंदु डिनाई करने योग्य नहीं है। और फिर सबसे बड़ी बात, हम ज्यादा बिंदु भी मांग सकते हैं, अन्य कार्यालयों से संबंधित मांग सकते हैं सपोज करिए, लेकिन हमें उसमें आधार देना पड़ता है। यही ना कहता है आयोग, क्या कहेगा, कोर्ट क्या कहता है कि आप क्यों ये जानकारी चाह रहे हैं, क्या ये पब्लिक इंटरेस्ट की जानकारी है, इससे क्या लोकहित साबित होगा। तो हम बता रहे हैं भैया ये तो लोकहित की जानकारी है, चाहे हम इसमें 100 बिंदु की जानकारी मांग लें, उस व्यक्ति को आपने, भ्रष्टाचारी व्यक्ति को आपने बैठा करके रखा हुआ है तो वो तो लोकहित की जानकारी है ना। तो इस तरह से ये होता है। और फिर अंत में आप इसमें अपना यहाँ पर जो संलग्न करते हैं वो अपना 10 रुपए का चालान वगैरह यहाँ पे डाल दें, दिनांक डाल दें और अपना नाम डाल दें, मोबाइल नंबर डाल दें, पता डाल दें। तो इससे क्या होगा
कि उस व्यक्ति को ये जानकारी पहुंच गई लोक सूचना अधिकारी के पास, जानकारी क्या चाहिए उसको ये पता चल गया, बॉडी ऑफ कंटेंट्स के आधार पर उसको पता चल गया कि ये जानकारी चाहिए। और अगला क्या होता है, अब इसमें 10 रुपए का हमने शुल्क दिया कि नहीं दिया, तो हमने ये जमा कर दिया, 10 रुपए का शुल्क यहाँ पे जमा कर दिया है। हमने किस दिनांक को दिया आवेदन और स्थान का नाम यहाँ पे आ गया, और हमारा नाम पता और मोबाइल नंबर क्या है, जो हमसे संपर्क करना चाहे तो ये हमारा नाम पता और मोबाइल नंबर है, बस बात खत्म हो गई। इतनी जानकारी आरटीआई में चाहिए, बाकी प्रोफार्मा की कोई विशेष आपको आवश्यकता नहीं है, जिस तरह से वो वाला था, वो वाला जो आवेदन था। फिर ये आवेदन के बाद आपने प्रथम अपील कर दी थी, तो आपने देखा, तो इसमें ऐसा है कि आप इसकी 2 कॉपी तो आपको करवाना ही पड़ेगा। एक आवेदन जब आप देंगे तो सपोज करिए यदि कार्यालय में जाते हैं, तो कार्यालय में जाने के बाद उसको आपने आवेदन दिया, दूसरे में आपको वो पावती देगा, तो वो तो करवाना पड़ेगा, वो आप उसकी फोटो कॉपी आप करवा लीजिए, इसको हस्ताक्षर करने के बाद इसी की फोटो कॉपी करवा लीजिए, इसकी 2 कॉपी करवा सकते हैं, जैसा भी करवाना आप चाहें। जी जी जी, हाँ ठीक है, थैंक यू। भैया लोक सूचना अधिकारी कब जानकारी देने से मना कर सकता है? लोक सूचना अधिकारी आपको सिर्फ कुछ परिस्थितियों में जानकारी देने से मना कर सकता है, और वो धारा 8 और 9 होती है। धारा 8 और 9 में आप देखेंगे, जब आरटीआई की ऐसी एक किताब है, आप इसको खरीद लीजिएगा, कोई भी किताब है, हिंदी की एक किताब है, छोटी सी ऐसे है, बड़ी मोटी मोटी भी आती है, ज्यादा एक्सप्लेन, और मैंने आपको बताया कि इंटरनेट में भी आप चले जाइए। तो 8 में और 9 में प्रावधान होता है, या एक धारा 11 होती है, जिसमें ये बात आती है कि ये थर्ड पार्टी से संबंधित जानकारी है। तो थर्ड पार्टी से संबंधित जानकारी यदि है तो धारा 11 के तहत होती है, जिसमें वो तीसरे पक्ष से पूछेगा। सपोज करिए मैंने आरटीआई लगा करके इनके प्रकाश तिवारी के बारे में जानकारी चाहिए, और ये किसी बिजली कंपनी में काम करते हैं, और इनके हमने कुछ ऐसे दस्तावेज मांग लिए, तो बिजली कंपनी का जो लोक सूचना अधिकारी है वो इनको पत्र जारी करेगा। कितने दिन में? उनको 10 दिवस के अंदर, हमारे आवेदन प्राप्त होने के 10 दिवस के अंदर इनको वो पत्र जारी करेगा, और ये पूछेगा कि इन महोदय ने, शिवानंद द्विवेदी ने आपसे आपके विषय में ये जानकारी चाहिए हुई है, तो क्या ये जानकारी हम इनको दे दें? तो ये कहेंगे कि प्रकाश तिवारी कहेंगे कि नहीं, ये जानकारी हमारी गोपनीयता से संबंधित है, ये जानकारी आप मत दीजिए, हम इसको देने की परमिशन नहीं देते हैं। चलिए ठीक है, इन्होंने कह दिया। लेकिन अब बिजली कंपनी का जो लोक सूचना अधिकारी है, उसकी अकल पर है कि वो ये डिसाइड करे कि जो जानकारी मैंने मांगी है वो क्या गोपनीयता के तहत या किसी थर्ड पार्टी के मतलब प्राइवेसी इन्वेशन के अंतर्गत आती है, या इस तरह से आती है, वो डिसाइड करेगा। इन्होंने कह दिया ये पर्याप्त नहीं है, लेकिन वो डिसाइड करेगा कि वो जानकारी हमें दे कि ना दे। और अमूमन ऐसा होता है कि चूंकि लोक सूचना अधिकारी का एक रटा रटाया होता है कि थर्ड पार्टी ने देने से मना कर दिया है कि हम आप मत दीजिए जानकारी, तो वो वही रटा रटाया दे देगा कि हाँ जानकारी नहीं देना है, थर्ड पार्टी ने मना कर दिया है। तो एक तो ये होता है, और दूसरा हमने आपको बताया धारा 8 और 9, जिसमें धारा 8 में बहुत सारे केसेस आते हैं। जैसे आपका एक गुप्त बात अधिनियम होती है, नेशनल सिक्योरिटी से संबंधित होती है, किसी की प्राइवेसी से संबंधित जानकारी होती है, जिसमें प्राइवेसी इन्वेशन का कुछ ऐसा हो जाए, किसी के बैंकिंग से संबंधित आप जानकारी, किसी की फिड्यूशियरी रिलेशनशिप से संबंधित जानकारी। सपोज करिए एक बैंक का और एक ग्राहक का क्या आपस में संबंध है, और आप उसके विषय में उन्होंने क्या लोन लिया, क्या उनके बीच में दस्तावेजों का आदान प्रदान हुआ, कोई ये जानकारी आप चाहते हैं, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप के संबंध में आती है। किसी डॉक्टर या मरीज के बीच में, सपोज करिए कोई सरकारी डॉक्टर है, आप उससे जानकारी, उसके विषय में जानकारी आप पूछना चाहते हैं किसी हॉस्पिटल में आरटीआई लगा करके कि ये मरीज जो है इनके बीच इलाज करवाए हैं, तो इनकी मेडिकल रिपोर्ट की जानकारी, इनको क्या बीमारी है, इनकी क्या दवाइयाँ हुई, कब कब इन्होंने आपके यहाँ इलाज करवाए, ये जानकारी दीजिए। तो ये जो होती है फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में होती है, तो ये जानकारियां भी देने के लिए लोक सूचना अधिकारी मना कर सकता है। हालांकि इन सभी चीजों में जैसा कि हमने बताया कि लोक सूचना अधिकारी का दायित्व होता है, उसकी बौद्धिक क्षमता पर होता है, उसके डिसीजन पर होता है कि वो स्वयं भी इसको डिसाइड करे कि कौन सी जानकारी इस प्रकार की होती है और नहीं देने योग्य है, मतलब वो इसको डिसाइड करे, वो ये बताए। ऐसा नहीं मतलब वो हो गई तो मतलब 81J 81H या इस तरह से धारा 8 की जो अन्य उपधाराएं हैं उसके अंतर्गत लागू हो गई तो वो जानकारी नहीं देगा। वो जानकारी उसको दे सकता है, लेकिन मना भी कर सकता है यदि उसको ऐसा लगे कि हाँ ये प्राइवेसी इन्वेशन है, किसी की बहुत व्यक्तिगत जानकारी है, इसका कोई लोक हित से लेना देना नहीं है, तो वो जानकारियां देने से मना कर सकता है। थैंक यू भैया। और कोई आप लोगों के प्रश्न हो तो? हेलो भैया, आवाज आ रही है? हाँ आ रही पूछिए। पूछना ये था कि लोक सूचना पदाधिकारी के बारे में कैसे प्राप्त होगा, कि किस कार्यालय में कौन से लोक सूचना पदाधिकारी हैं पूरे जिले में? देखिए जो आरटीआई कानून है वो बहुत स्पष्ट है।
आरटीआई कानून की धारा 4 जो है वो बहुत ही स्पष्ट कहती है कि आरटीआई कानून के अधिनियमन वर्ष 2005 के 120 दिन के भीतर सभी जो कार्यालय हैं वो अपनी अपनी विशिष्टियां कि उनके लोक सूचना अधिकारी कौन है, उनके प्रथम अपीलीय अधिकारी कौन है, उनकी द्वितीय अपील कहाँ होगी, लोगों के पद नाम, उनके नाम, मोबाइल नंबर, उनका काम, आवंटन, ये सारी चीजें वो जानकारियां पब्लिक में साझा करेंगे। ये आपका आरटीआई कानून कहता है, ठीक है ना। आप देख लीजिएगा धारा 4 की उपधाराएं आप देख लीजिए। लेकिन ज्यादातर कार्यालयों में ये अभी भी लागू नहीं है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के परिप्रेक्ष्य में हमने 4(1)B के 17 पॉइंट्स मैनुअल को लागू करवाने के लिए आयोग में आवेदन दिया था। हमने निरीक्षण की बात की थी, जिस पर सुनवाई होते हुए यहाँ पर निर्देशित किया गया, इनको आदेशित किया गया और रीवा जिले के ज्यादातर कार्यालयों में व्यवस्था लागू है। उनके वेब पोर्टल में या उनके यहाँ कार्यालय में आप जाकर के जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि मतलब उनका एक बोर्ड लगा होगा, उनका एक फाइल बना होगा, उनका मैनुअल बना होगा, तो ये जानकारी आपको वहाँ पे मिल जानी चाहिए। यदि नहीं मिलती है तो आप इसकी शिकायत धारा 18 के तहत संबंधित राज्य सूचना आयोग में करें कि हम इस कार्यालय में गए, इनका नाम, पद, मोबाइल नंबर, इनका कुछ पता नहीं है कि यहाँ पे लोक सूचना अधिकारी है और ये लोग बताने के लिए भी तैयार नहीं है और कोई आवेदन लेने के लिए भी तैयार नहीं है। इस तरह से आप शिकायत उनकी कर सकते हैं। जी भैया, मैं बिहार से हूँ, मैं मध्य प्रदेश से नहीं हूँ। नहीं, कहीं भी, मतलब हमारा मतलब ये है कि आप बिहार, मध्य प्रदेश कहीं भी आप ये कर सकते हैं। जी धन्यवाद भैया। तो और कोई प्रश्न आप लोगों के पास? भैया जैसे मान लीजिए कोई आवेदन दिए अपन और उसमें धारा मेंशन करना भूल गए, तो क्या जानकारी नहीं दी जा सकती, उसमें नहीं मिल सकती? कैसे धारा मेंशन करना भूल गए? जैसे मतलब धारा आपने बताया ना भी 7 धारा 18, अगर अपन 8 धाराएं मेंशन नहीं करते हैं तो क्या आवेदन अमान्य हो जाएगा? कोई आवेदन अमान्य नहीं होगा। आपको ये भी नहीं पता है ना कि किस धारा के अंतर्गत आवेदन करते हैं, ये भी जरूरत नहीं है। तो मैंने बहुत स्पेसिफिक ऊपर सिंपल सा आप ये लिख दीजिए कि प्रति श्रीमान लोक सूचना अधिकारी, ठीक है ना। आप इस आवेदन पे एक बार पुनः आ जाइए, मैं बताता हूँ। आपका कहना है कि इस आवेदन में हमें ये नहीं पता है कि ये चीज क्या है, हम ये नहीं लिखते। सपोज करिए हमें आवेदन भी गांव में नहीं मिला, तो हम क्या करेंगे, हम ये कुछ नहीं लिखेंगे, सिर्फ हम यहाँ से चालू करेंगे, प्रति श्रीमान लोक सूचना अधिकारी। जहां शब्द आपने लोक सूचना अधिकारी लिख दिया तो वो स्पेसिफाइड हो गया कि जानकारी आप किससे मांग रहे हैं, लोक सूचना अधिकारी से मांग रहे हैं, ठीक है। और इतना लिख दीजिए, धारा यहाँ भी मत लिखिए, सिर्फ सूचना के अधिकार के तहत आवेदन सिर्फ लिख दीजिए, धारा वारा छोड़ दीजिए यहाँ पर, ठीक है। और महोदय, हमें निम्न जानकारी आप उपलब्ध करवाने का कष्ट करें, और जो जो जानकारी चाहिए वो टू द पॉइंट, बिना प्रश्नवाचक शब्दों के, बिना प्रश्न सूचक सिंबल के, और सिंपल वे में टू द पॉइंट आप वो जानकारियां ज्यादा बृहद ना हो, आप उसको पूछ सकते हैं। और अंत में आपको 10 रुपए का शुल्क लगाना पड़ेगा, ये बहुत अनिवार्य है, ये आप जान लीजिए। आप अपना दिनांक, किस दिनांक को आपने आवेदन दिया है, कहाँ से दे रहे हैं, आपका नाम, पता, मोबाइल नंबर आ जाए, बस सारी चीजें आ गई। इसमें कुछ जरूरत नहीं है, आप ऐसा आवेदन कर सकते हैं, आपका आवेदन उतना ही मान्य है। भैया ये 10 रुपए का शुल्क कैसे दे सकते हैं? 10 रुपए का शुल्क देने के कई विधियां हैं। नंबर 1 जो आम है, देखिए आप 10 मध्य प्रदेश में यदि हैं या किसी भी स्टेट में हैं, तो जो एक नॉन जुडिशियल स्टाम्प होता है 10 रुपए का, वो नॉन जुडिशियल स्टाम्प आप खरीद ले अपने नाम से, और उसमें जब नोटरी आप जाएंगे तो नोटरी पूछेगा कि काहे के लिए चाहिए, तो वो लिख देते हैं पीछे, वास्ते सूचना का अधिकार, इस तरह से, है ना। तो वो आपका हो गया, तो वो उसके माध्यम से आप पे कर सकते हैं। ओरिजिनल उनको दे दें और उनकी जो फोटो कॉपी है वो आप अपने पास अपने प्रूफ के लिए रख लें, क्योंकि जब वो जानकारी नहीं मिलेगी और आपको प्रथम अपील करनी पड़ेगी तो आप उसको प्रूफ के तौर पे लगाएंगे कि हम ये मतलब आवेदन के साथ ये 10 रुपए की शुल्क दिए, तो वो हो गया। नंबर दूसरा, लेकिन सबसे कॉमन दूसरा वाला होना चाहिए कि हर एक लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय में 10 रुपए की, 50 रुपए की, या जो भी है रिसिप्ट जो है वो उपलब्ध होना चाहिए। कि मतलब आप के पास नहीं है, सपोज गांव का एक आदमी है, किसान है या मजदूर है, वो नहीं जानता कि भाई स्टाम्प कहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो सचिव के पास जाएगा या ग्राम सेवक के पास जाएगा, तो बोलेगा कि हमें आरटीआई के तहत ये जानकारी चाहिए, चलो किसी से लिखवा करके भी लाया वो इस तरह से आवेदन, और बोला कि आप इसकी फीस जो है
इसकी जो फीस है आप इस रसीद के माध्यम से आप इसकी भर दें, ठीक है। तो रसीद आप मुझे दे दीजिए, मैं आपको, ये रहा हमारे पास 10 रुपए, मैं निकाल के आपको देता हूँ। तो सबसे आम तो ये है, लेकिन ये कहीं लागू नहीं है, ठीक है, ये कहीं लागू नहीं है, और चूंकि लागू नहीं है इसलिए ये सब झंझट का सामना करना पड़ता है। तीसरा, आप इंडियन पोस्टल ऑर्डर, जो काफी कॉमन है, किसी भी बड़े पोस्ट ऑफिस में आपको ये मिल जाएगा। तो इंडियन पोस्टल ऑर्डर आप जाइए और उसमें 10 रुपए का, 20 रुपए का, 50 रुपए का, 100 रुपए का, जितनी कीमत का चाहिए तो आपको अपने आवश्यकता अनुसार आप इंडियन पोस्टल ऑर्डर ले सकते हैं, उसको ले लीजिए। लेकिन जब आप इंडियन पोस्टल ऑर्डर लेंगे तो ये बात ध्यान रखिएगा, जब वहां पे भरते हैं कि किसके पेटू होना चाहिए, तो वहां पर आप लिखेंगे लेखाधिकारी, ठीक है ना। कई बार उसमें लोक सूचना अधिकारी भी लोग लिख देते हैं, जो चल भी जाता है, लेकिन जो नियम कहता है वो किसके नाम पर होगा, लेखाधिकारी कार्यालय फला फला फला, जो भी है, तो लेखाधिकारी के नाम, मतलब अकाउंट ऑफिसर जिसे कहते हैं, ठीक है, तो लेखाधिकारी के नाम पे पेड होता है। तो इस तरह से ये आपकी विधियां हो गई। आप एक चौथी विधि का भी पालन कर सकते हैं, जो मध्य प्रदेश में भी वर्तमान में लागू है, कई स्टेट्स में लागू है। माननीय जो राहुल सिंह जी हैं, उन्होंने रीवा के ही एक नगर निगम के परिप्रेक्ष्य में एक ऑर्डर दिया था, जिसमें आप MP ऑनलाइन ट्रेजरी के माध्यम से, ट्रेजरी ऑनलाइन के माध्यम से, साइबर ट्रेजरी का, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने एक अच्छा खासा वीडियो उसमें वो किया हुआ है, यूट्यूब में आपको मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको ये दिखाता हूँ। चालान जैसे ये है, इसका ये चालान है, एक सेकंड, आप इस तरह का चालान भी बनवा सकते हैं। तो हम तो ज़्यादातर देखिए, चूंकि कंप्यूटर में यहीं से कर देते हैं, तो हमें ये ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है। तो चालान के माध्यम से भी MP में आजकल ये हो जाता है। तो ये देख सकते हैं आपकी किस तरह से, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, एक्नॉलेजमेंट रिसीट फॉर ऑनलाइन टैक्स पेमेंट टू द MP स्टेट गवर्नमेंट। तो इस तरह से आपका आ गया, इसका ये प्रोफार्मा आएगा, ऑनलाइन आपको ये सारी चीज़ें भरनी पड़ेंगी। तो आप ये इस तरह से भर करके, इसमें डेट रहता है, किस वास्ते रहता है, तो ये सब आप डाल सकते हैं। और कितने अमाउंट का रहता है, तो 10 रुपए का है तो यहाँ पर आप 10 रुपए डाल देंगे, उसी में वो सब फिल कर देता है। और फिर इसमें आप कई माध्यम रहते हैं, तो इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से, और आप डेबिट कार्ड के माध्यम से, तो जैसे हम SBI डेबिट कार्ड के माध्यम से अपना पे कर देते हैं, तो ये ऐसे हो जाता है, और इसमें ये सारी चीज़ें आपको आ जाती हैं, ठीक है। तो ये सब आप डाल सकते हैं। और उसमें जब ये चालान के माध्यम से आप बनाएं, तो आप जरूर ध्यान रखें कि 00700 करके एक होता है, और लास्ट में 1033 RTI करके एक ऑप्शन रहता है, हेड ऑफ द अकाउंट करके रहता है। तो हेड ऑफ द अकाउंट आप जब उसमें वो करेंगे, तो आप उसका जरूर फॉलो करेंगे। और इस चूंकि यहाँ पे चर्चा हो ही रही है, तो भैया कौन सी वेबसाइट से काटना पड़ेगा चालान? हाँ, वो मुझे वही तो डाउट हो रहा था कि चूंकि मैं आपको ये भी बता दूं, एक सेकंड आप लाइन पे, MP ट्रेजरी ऑनलाइन, MP ट्रेजरी ऑनलाइन, एक सेकंड, मैं इसको स्क्रीन शेयर के माध्यम से आपको बता देता हूँ। MP के केस में कहाँ से आप करेंगे, ये आप देखिए, ये आपको कोई दिख रहा है ना, ये MP का है ना। आप दूसरे स्टेट्स में भी दे सकते हैं, ट्रेजरी या ऑफ अकाउंट्स, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। तो इसमें जब आप जाएंगे mptreasury.org में, तो आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारे टैब, इसमें से ऑप्शंस आते हैं। और रेवेन्यू से संबंधित आप जाएंगे तो सिलेक्ट द डिपार्टमेंट, रेवेन्यू से संबंधित जाएंगे तो यहाँ पर जाइए और यहाँ से इसको भरना प्रारंभ कर दीजिए। तो ई चालान फॉर रेवेन्यू डिपार्टमेंट, तो रजिस्ट्रेशन नंबर या ID यहाँ पे, तो ये हमें जरूरत नहीं है, इसमें अनिवार्य भी नहीं है, तो इसको छोड़ दीजिए, हमारा कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है। ऑफिस का नाम जैसे यहाँ पे है, तो यहाँ पे आपको ऑफिस के नाम पे अकाउंटेंट ऑफिसर, ठीक है ना, अकाउंटेंट ऑफिसर CEO जिला पंचायत आपको डालना है, सपोज के लिए रीवा है ना। तो यहाँ पे आप डाल दीजिए, उसमें लिमिटेड कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तो आप डिस्ट्रिक्ट में सपोज करिए MP में आप जाकर के रीवा आपने सेलेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे सेलेक्ट कर दीजिए। डिपॉजिटर नेम आपका जैसे नाम है, तो आप प्रकाश तिवारी करके आप यहाँ पे डाल दीजिए अपना नाम, ठीक है। आपका एड्रेस है तो विलेज यहाँ पे आप डाल दीजिए, ठीक है, त्यूनी। और जैसे पोस्ट यहाँ पे आपका है तो डाल दीजिए त्यूनी। और यहाँ पर आपका PS जो भी है, मनगमा वगैरह है ना, मनगमा डाल दीजिए। एरिया लोकेलिटी जो भी है तो आप उसमें यदि कोई लोकेलिटी है तो वो भी डाल सकते हैं, त्यूनी वगैरह। सिटी आपका कौन सा एरिया आता है तो आप यहाँ पे डाल दीजिए।
तो सिटी में आप जाइए, रीवा सेलेक्ट कर लीजिए। पिन कोड है तो 48611115 है तो 115 डाल दीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपका ईमेल ऑफ द डिपॉजिटर यदि आपका है कोई तो नहीं है तो चलिए मैं एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, तो मैं डाल देता हूँ umyoviraj@gmail.com। जैसे सपोज करिए एक आपका हो गया। अब यहाँ की अपन बात कर रहे थे, क्लिक हियर एंड सेलेक्ट द हेड ऑफ द अकाउंट। तो यहाँ पे आप जाएंगे तो ये देखिए लास्ट में जब आएंगे तो क्या है 007060118 4 टाइम्स 0 RTI 2005 रिसिप्ट, फिर 0070601181033 RTI 2005। तो हम ज्यादातर इसको वो कर देते हैं, ठीक है, और ये हमारा काम कर देता है। जैसे पर्पज इसमें तो हम लिख सकते हैं RTI फीस, एप्लीकेशन फीस। डेट में इसमें सेलेक्ट कर लीजिए, तो आज के जैसे डेट है तो 2 तारीख आप डाल दीजिए यहाँ पे 2 अक्टूबर, और एक अगला और डेट डाल दीजिए, तो 2 महीने या 3 महीने 4 महीने तक का 5 महीने तक का इस तरह से कर दीजिए आप। तो हम कहते हैं कि हम तो साल भर का ले लेते हैं, चलिए 1 अक्टूबर 2022 तक का डाल दीजिए। इस ड्यूरेशन में वैलिड रहेगा कुल मिलाकर के, जो भी है जिसको भी जाएगा उसका डिडक्ट कर सकता है। अमाउंट 10 रुपीज हमने डाल दिया, ठीक है। क्लिक द बैंक हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमारा है तो डाल दिया। अदरवाइज इसमें बहुत सारे बैंक है, यूनियन बैंक, सेंट्रल बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI, जिसकी जो फैसिलिटी हो आप उसको डालें और फिर इसको सबमिट कर दीजिए। सबमिट आपने कर दिया, इस तरह से आपका एक आ गया। आने के बाद यहाँ पर आपको एक पूछेगा कि इंटर द कोड, तो आप 903M1 यहाँ पे आप डाल दीजिए, ठीक है। इसको कंफर्म करिए। सिक्योरिटी कोड में लगता है कि गलत हो गया, 0 नहीं है वो O है एक्चुअली, कंफर्म, ठीक है। अब आपका ये आ जाएगा इस तरह से, फिर क्लिक करिए आप। अब फिर आ गया, इसमें बहुत सारे बैंक आ गए। SBI नेट बैंकिंग योनो के माध्यम से ऐप होता है। अदर बैंक्स कोई है तो फिर कार्ड पेमेंट, नेट बैंकिंग में कार्ड पेमेंट में आप कर सकते हैं, तो एक SBI का होता है, एक अदर बैंक का भी होता है। फिर अदर पेमेंट्स मोड यदि कोई है तो POS के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो आप क्लिक हियर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे आप जाइए और इसको आपने क्लिक किया, आपका फॉर्म आ गया। आप एक बार चेक कर लीजिएगा आपने कहाँ क्या क्या लिखा हुआ है। कहीं फीस में 10 की जगह पे आपने गलती से 100 या 1000 तो नहीं डाल दिया कि पता चला कि आपका ज्यादा कट जाए। कंफर्म कर दीजिए यहाँ पर। फिर ये आ जाएगा कार्ड नंबर, जैसे कार्ड नंबर हमारा जो भी है तो हम इसमें इस तरह से हम अपना कार्ड नंबर डाल दिए। इसमें से हमने डेट, इसकी वैलिडिटी, अगर रंग डाला तो देखिए उसने वो कर दिया है, ठीक है। फिर यहाँ पे नाम है तो कुछ भी हम इस तरह से अपना नाम डाल देंगे हमारा जो भी है, ठीक है, इस तरह से। फिर हमारा CVV नंबर है तो यहाँ पे हम डाल देंगे। फिर टाइप द करेक्टर, जैसे यहाँ पे 2E है तो 2E 2KM ये आप डाल करके फिर पे कर दीजिए। तो आप पे करेंगे, जैसे हम पे करते हैं यहाँ पर, अभी कार्ड नंबर एंटर करिए, सारी चीजें। तो कोई गलती रहती है तो आपको बताएगा भी कि ये चीजें आप सुधारिए। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो आप इसको समझ सकते हैं कि ये इसकी पूरी प्रोसेस है। तो हमारे ख्याल से जिन लड़कों भैया इसकी मतलब रिसिप्ट, भाई इसकी रिसिप्ट साथ में लगाना पड़ेगा आवेदन के? हाँ, आवेदन के साथ में रिसिप्ट, जैसे मैंने आपको बताया ना, ये वाली रिसिप्ट, ये 1 नंबर की व्यवस्था है। ये रिसिप्ट आप, कोई झंझट नहीं है, आप घर में बैठ करके अपने मोबाइल ऐप के माध्यम, आप अपने मोबाइल के माध्यम से व्यवस्थाएं कर सकते हैं। लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, उसके माध्यम से इसकी रिसिप्ट आप ले लीजिए, आपकी आ गई। अब इसकी आप कॉपी एक और करवा लीजिए आपकी अपनी पावती के लिए, और एक उनको दे दीजिए, ये आपका वैलिड है। तो ठीक है, मैंने 4 प्रोसेस आपको बताई। कौन कौन सी? एक तो 10 रुपए का आप शुल्क दे सकते हैं। नंबर 2, आप 10 रुपए का स्टाम्प दे सकते हैं नॉन जुडिशियल। नंबर 3, आप इंडियन पोस्टल ऑर्डर दे सकते हैं 10 रुपए का। और चौथा, आप MP ट्रेजरी ऑनलाइन के माध्यम से इस तरह से आप बना सकते हैं। तो ये सारी विधियां हैं। भैया धन्यवाद भैया। जैसे प्रथम अपील के लिए 50 रुपए शुल्क है, तो अपन इसमें 50 रुपए का भी चालान बना सकते हैं ट्रेजेडी का? हाँ, 50 रुपए, 100 रुपए। इनफैक्ट यदि आपको फीस पे करनी है ना, कई बार कहते हैं कि आप चालान के माध्यम से फीस पे करिए, हमारे पास ये व्यवस्था नहीं है, ठीक है। तो आप उनसे पूछ लीजिए कि व्हाट इज योर हेड ऑफ अकाउंट, अकाउंट क्या है, तो बता देंगे। तो इसमें बहुत सारे हेड ऑफ अकाउंट रहते हैं, तो उनको यथाउचित आप उसको सेलेक्ट करके हेड ऑफ अकाउंट, और आप 1000, मान लीजिए 500 पन्ने की 1000 फीस है, तो आप 1000 रुपए जमा कर सकते हैं चालान के माध्यम से। आप पैसा मत करिए, ज्यादा बेहतर है। आपका 5000 पन्ने यदि है तो 10,000 रुपए जमा करनी है, तो आप इसके माध्यम से आप घर बैठे यहीं पे बना सकते हैं अपने मोबाइल से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझ रहे? मीन्स अगर किसी भी डिपार्टमेंट में आवेदन देना है तो चालान का मतलब यही RTI जो आपने बताया हुआ है 10017 करके, तो ऐसे ही बनेगा केवल? हाँ, RTI की फीस के लिए ऐसे बनेगा, लेकिन कई बार उनका थोड़ा सा अलग रहता है कि मतलब उनको फीस किस हेड में पे करनी है, तो उनसे कभी आप पूछ सकते हैं। वैसे वो आपको बताएंगे भी कि आप किस हेड ऑफ अकाउंट में फीस पे करिए,
तो बताएंगे आप। हमारे बीच में चंद्रन पिचुली जी हैं। आपका नाम क्या, मैंने सही वो किया है? आप अपने आप को अनम्यूट कर लें सर। चंद्रन जी, चंद्रन जी सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। आवाज नहीं आ रही ना चंद्रन जी की? No, you are not audible, sir. There are some problem, some audio issue maybe. तो हमारे बीच में चंद्रन जी हैं, वैसे ग्रुप में भी जुड़े हुए हैं, आपने कई मैसेज भी किए हुए हैं और आप भी इन चीजों में काफी रुचि रखते हैं और बहुत अच्छा आप भी प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उन्होंने लिखा है कि we need to improve primitively in the working efficiency of public services to the common citizens, lacuna in daily lives of the common citizens suffering with the recommendations, suggestions in general common interest, but for politicians in power biased to those chamchas around only, thereby the minority without influence suffer at times with the vengeance victimization। बिल्कुल सही बात आपने कही हुई है कि इस तरह से तमाम चमचागिरी फैली हुई है और जहां ये काम नहीं होता है, कहीं सिपारा हो इस तरह से नहीं होता है, तो उन लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना। तो आम नागरिक के लिए सूचना का अधिकार कानून सबसे सशक्त कानून है और आम नागरिक इस पावर को समझे और ज्यादा से ज्यादा आरटीआई लगाए। आप इस बात से बिल्कुल ना डरें कि आपको जानकारी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। नहीं भी मिलती है जानकारी तो कोई उससे दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आप आरटीआई लगाइए। कम से कम ये तो पता चले कि भाई रीवा जिला से, रीवा संभाग से 1000 आरटीआई हर डेली जा रही है। डेली कम से कम 1000 आरटीआई जा रही हैं, या सप्ताह में 10,000 आरटीआई या 20,000 आरटीआई जानी चाहिए। आप देखिए, जो आरटीआई कानून बनने के बाद भी अभी भी इसके जो यूजर्स हैं बड़े मुश्किल से 2% है। इससे सरकार का डेटा है, आप देख सकते हैं। तो बताइए, 2% भी यदि यूजर नहीं है इसके, तो क्या मतलब हुआ हमारे आरटीआई कानून? तो आरटीआई कानून में कम से कम 50% यूजर हो जाए तब तो हमें समझ में आए, तब तो सरकार पर भी दबाव पड़े, आयोगों पर इतनी अपील पहुंच जाए, चाहे वो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन हो चाहे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन हो, उनके पास इतनी अपील पहुंच जाए कि उनका अंबार लग जाए। उनको लगे कि हमारा एक राज्य सूचना आयोग की जो ये 50 कमरों की बिल्डिंग है वो पर्याप्त नहीं है, इसके लिए हमें 5000 कमरों की बिल्डिंग बनानी पड़ेगी। ठीक है, इस तरह से होना चाहिए। आप आज गांधी जयंती के उपलक्ष्य पर आज इस बात को आप लोग पूरी निष्ठा के साथ में, ईमानदारी के साथ में आप लोग एक तरह से शपथ लीजिए कि हम ये जो मैसेज है अहिंसात्मक तरीके से लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने के ही तरीकों में से यह भी है कि आप ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस फैलाएं, लोगों को वो कानून का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने के लिए प्रेरित करें। और चूंकि जब आप ज्यादा से ज्यादा पत्राचार करेंगे, अपनी डिमांड रखेंगे, तो उनको जवाब देना पड़ेगा। आरटीआई लगाएंगे। आरटीआई कानून एक ऐसा कानून है जिसमें उनको जवाब देना ही पड़ेगा। नहीं देंगे, मतलब आप शिकायत करें तो आपकी शिकायत में आवश्यक नहीं है कि वो आपको जवाब देंगे या आपकी शिकायत पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन आरटीआई में यदि एक आरटीआई आवेदन आप लगाते हैं तो उस आरटीआई आवेदन का उनको जवाब देना पड़ता है। ठीक है, उनकी बाध्यता हो जाती है। तो सपोज करिए यदि हर हफ्ते 10,000 आरटीआई आवेदन जाएंगे, आयोग में ही जाएंगे, तो कौन बैठा हुआ है आयोग में कि आपके 10,000 आरटीआई आवेदन का जवाब देगा? तो उनके दिमाग के सारे जो स्क्रू हैं वो बहुत तरीके से खुल जाएंगे या उनकी बत्तियां जल जाएंगी कि अब ये समय आ गया है कि हम ज्यादा से ज्यादा जानकारी को धारा 4 के तहत पब्लिक में साझा करवाएं, जो इस कानून की मंशा थी। और जब ये कानून के अंतर्गत ये जानकारियां साझा हो जाएंगी तो ऑलरेडी लोगों को आरटीआई लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप समझ सकते हैं कि आज हमने एक प्रोफार्मा भी तैयार किया था, वो हमारे पास प्रोफार्मा होगा, मैं आपको पुनः किसी दिन ग्रुप में भेजूंगा और प्रकाश तिवारी आपको भी भेजूंगा, शायद आपने भी लिखा था। हमने डिमांड की थी, हमारे बीच में जयपाल सिंह खींची जी हैं, इन्होंने भी ये बात अपने क्षेत्र में की हुई है, इन्होंने भी आवेदन वगैरह उस आवेदन को भेजा हुआ है। बहुत सारे मतलब बहुत सारे अन्य लोगों के माध्यम से भी उन्होंने भेजवाया हुआ है सूचना आयोग में। और हमने ये डिमांड की थी कि ऑनलाइन फाइलिंग की व्यवस्था हमारे मध्य प्रदेश में, ऑनलाइन फाइलिंग की व्यवस्था हो। जैसे आप आरटीआई आवेदन, अभी तो आप आरटीआई की बात कर रहे हैं, आप देखेंगे कि जब आप आवेदन लेकर के किसी कार्यालय में जाएंगे, यदि आप सशक्त नहीं है, ठीक है, सामान्य नागरिक हैं, जिस प्रकार से चंद्रन जी ने बताया कि आम नागरिक की कहीं कोई सुनवाई नहीं है, तो यदि आम आदमी गया तो वो क्या करेगा, उसका आवेदन वो नहीं लेगा, वो बोल देगा कि तुम यार वो उस बाबू के पास जाओ, बोलेगा हम तो इसके है ही नहीं है जिम्मेदार, उसके पास जाओ। वो बोलेगा अरे वो तो साहब नहीं है, यहाँ पे आवेदन नहीं लिया जाता।
ये स्थितियां आपकी निर्मित आएंगी। आपको रोग आकर के शाम तक भटक करके आपको घर वापस आना पड़ेगा। फिर आपके पास क्या तरीका बचेगा कि आप उस आवेदन को स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजें। जब आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजेंगे तो वहां भी हम आपको दिक्कत बताते हैं। यदि आपने अपने आरटीआई आवेदन में ऊपर आरटीआई लिख दिया, ठीक है ना, यदि आपने लोक सूचना अधिकारी लिख दिया तो वो आवेदन आपका वापस कर दिया जाएगा। क्योंकि जैसे ही मतलब सपोज करिए ग्राम पंचायत के सचिव को आपने भेजा कि लोक सूचना अधिकारी ग्राम पंचायत फलाना जनपद पंचायत फलाना और ऊपर लिख दिया आरटीआई आवेदन, वो देखते ही आपका आवेदन देखा आरटीआई आवेदन है, बोल दिया पोस्टमैन को कि बोल दो यहाँ पे है ही नहीं, हम लेने से इनकार कर दिया, वहां से लेने से इनकार कर दिया, आपका आवेदन वापस कर दिया जाएगा। वो आरटीआई आवेदन लगाने के लिए आपको कुछ और भी दिमाग का काम करना पड़ेगा। आप अंदर तो लिखिए कि लोक सूचना अधिकारी और आरटीआई आवेदन पूरा प्रोफार्मा रखिए, लेकिन जब आप पत्र भेजिए तो ऊपर किसी भी तरह से आरटीआई शब्द का उपयोग मत करिए, किसी भी तरह से लोक सूचना अधिकारी शब्द उसमें लिखिए ही नहीं। उसमें क्या लिखिए आप ये पता कर लीजिए कि लोक सूचना अधिकारी होता कौन है। तो पंचायतों में कौन होता है? सचिव होता है, ठीक है ना। मैं सिर्फ पंचायतों की छोटे कार्यालयों की बात कर रहा हूँ, बड़े कार्यालयों में ऐसा नहीं होता। जनपद स्तर पर जिला स्तर पर ये नहीं करेंगे, जिला स्तर पर जनपद स्तर पर ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन जो छोटे कार्यालय होते हैं पंचायत स्तर पर ये खूब सुनने को मिल रहा है। तो आप वहां पर इस तरह से आवेदन लगाइए कि प्रति सचिव ग्राम पंचायत फला जनपद पंचायत फला ग्राम ये पोस्ट ये ग्राम पंचायत ये, इस तरह से ये आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो आपका जब आवेदन जाएगा तो यदि वो जानता है कि भाई ये प्रकाश तिवारी हैं या कि जयपाल सिंह खींची है तो बहुत आरटीआई आवेदन लगाते हैं, अब इनका इसका पंचायत से क्या मतलब है, और क्या पत्र कोई लव लेटर तो भेजे नहीं होंगे या कोई ऐसे सिंपैथी पत्र तो है नहीं, है ना, सचिव के नाम पर, तो वो क्या करेंगे, वो समझ जाएंगे नहीं यार ये तो जरूर आरटीआई इसके अंदर होगा। तो उस स्थिति में वो आपका वापस कर सकता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस जो है ये स्ट्रेटजी आपकी काम करेगी कि आपका आवेदन वापस ना हो। पर यदि वो वापस कर देता है तो उस स्थिति में फिर हम आपको एक किसी दिन और क्लास लेकर के बताएंगे कि आप धारा 18 की शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं। धारा 18(1) के तहत आप उसकी सीधे सूचना आयोग में शिकायत कर सकते हैं और शिकायत पर कार्यवाही होगी और आयोग उसके ऊपर फाइन लगाएगा। पर हाँ, वो कब होगी? जब राहुल सिंह जी जैसे लोग सूचना आयुक्त होंगे तब, जैसे हमारे रीवा संभाग में। और यदि अन्य कोई सूचना आयुक्त हुआ, कोई ब्यूरोक्रेसी से उठ करके आया, उस स्थिति में कुछ नहीं होगा। क्योंकि आप देख सकते हैं अभी भी इतने सारे सूचना आयुक्त पूरे देश में है, लेकिन कोई किसी काम के नहीं है। जनता कराह रही है, परेशान है, तड़प रही है जानकारी के लिए, अपने अधिकारों के लिए, लेकिन उसको कोई सुनने वाला नहीं है। तो ये भी एक जरूरी चीज है। अभी हाल ही में जयपाल सिंह जी और आप सभी जो भी साथी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, मध्य प्रदेश से हमारे अन्य स्टेट्स के भी साथी जुड़े हुए हैं, अपने अपने सूचना आयोग में निरंतर आप लोग अभियान चलाकर ये पत्राचार करवाइए, मुद्दा उठाइए सोशल मीडिया के माध्यम से कि जब भी सूचना आयुक्त की नियुक्तियां हो वो पारदर्शी व्यवस्था के अंतर्गत हो। और जो सबसे पहले इसका एक्ट आया था उसमें लिखा हुआ था कि ज्यादा से ज्यादा लोग पब्लिक लाइफ से जुड़े हुए आएंगे, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोग वो पब्लिक लाइफ, चाहे वो पत्रकार हों, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हों, आरटीआई एक्टिविस्ट हों, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हों, नॉन गवर्नमेंट मतलब पोस्ट के लोग हों, जिनका सोसाइटी में एक नाम हो, जिनको लोग जाने कि हाँ भाई ये आदमी है तो ये कुछ लोगों के लिए काम करेगा, ऐसे लोगों को सूचना आयुक्त बनाया जाना चाहिए। कोई भी ब्यूरोक्रेसी का व्यक्ति एक भी मतलब एक आध दो छोड़ दीजिए कि 10 में से 2 को बना दिया जिनका कर्म किस्मत खराब हो और जो जिस वो संभाग में जाए तो उनकी वो लुटिया टटिया डुबोए, वो बात अलग है। लेकिन हम कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा 6-8 लोग मतलब जो सूचना आयुक्त हैं वो ऐसे होने चाहिए जो पब्लिक लाइफ से होने चाहिए, जो सामाजिक क्षेत्र के होने चाहिए, जो पत्रकारिता से होने चाहिए। ऐसे लोगों की आप लोग मांग करिए। ये निरंतर आप पत्राचार करते रहा करिए, ट्विटर हैंडल में करते रहा करिए। भाई हम कहते हैं टाइम पास करते रहते हैं, मोबाइल उठाए व्हाट्सएप में फेसबुक में अंडरस्टैंड चैट करते रहते हैं बहुत सारे जो लोग हैं। हम आपकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके साथी, उनको बताइए कि भाई ऐसा किया करो कि 24 घंटे में मात्र आधे घंटे 1 घंटे के लिए थोड़ा इन कामों के लिए भी समय दे दिया करो। 2, 4, 6, 10 मैसेज डाल दिया करो, कम से कम तुम्हारी बात तो वहां पर पहुंच जाए, है ना, आपकी बात तो वहां पर पहुंच जाए कि भाई आप भी थोड़ा सोच रहे हो, समाज के लिए सोच रहे हो, देश के लिए सोच रहे हो। तो इस तरह से बहुत आवश्यक है। आज हमारा जो युवा वर्ग है, जो हमारी युवा पीढ़ी है, आज वो भटक गई है अपने रास्ते से। वो ज्यादातर सोशल मीडिया का गलत उपयोग कर रही है। और हम ये कहते हैं कि ये जो आपका मोबाइल है ना, ये हाथ में, ये आपका सबसे सशक्त हथियार है। सूचना के अधिकार के कानून, आपके अधिकारों को मजबूत करने का इससे सशक्त माध्यम आपके पास नहीं हो सकता। इसके अंदर सीक्रेट कैमरे हैं, हिडन कैमरे हैं, ऐप आप डाउनलोड करिए, अपने जेब में रखिए, कहीं भी जाइए, कोई भी घटना घटित होती है, कोई भी कार्यालय में कोई भी अंटसन टपकता है, उसको रिकॉर्ड कर लीजिए, सोशल मीडिया में वायरल करिए और उसको फिर देखिए उसकी कितनी खिंचाई होती है। ज्यादातर व्यवस्थाएं तो इसी से सुदृढ़ हो जाएं, लेकिन लोग ऐसा करते नहीं है। तो इन सारी चीजों का हमें उपयोग करना पड़ेगा।
धन्यवाद। आज हमें लगता है कि काफी समय हो गया है और 11 बज गए हैं, हमें एक जगह जाना भी था, तो हम यहाँ पर आप लोगों से विदा लेंगे। जयपाल सिंह जी कुछ 2-4 शब्द कहना चाहते हैं, आप भी हमारे साथी हैं, राजगढ़ से हैं, तो बोलिए। जी सर नमस्कार। मुझे जैसे ही जानकारी मिली भाई साहब कुछ वीडियो में मेरे पास थे, तो मेरा यही है कि सबसे सरलतम माध्यम अगर है तो ये पोस्टल आधार कार्ड इस तरीके का 10 रुपए का ये हम लगा के रखेंगे, बहुत अच्छा ही रहेगा। और किसी को पहली बार जो आईटी लगाता है उनको ज्यादा जानकारी नहीं होती, तो ये बहुत अच्छा माध्यम है। और आप जो कर रहे हैं और राहुल सिंह जी की जो जोड़ी है, मैं यही कहना चाहूंगा, देश में ऐसा कोई सूचना आयोग अभी तक आया नहीं है, और जो आप चाह रहे हैं और आप इसे हम लोग भी चाह रहे हैं ऐसा आयोग। जी आपकी आवाज में तो दिक्कत आ रही है। हाँ, आपकी आवाज में दिक्कत आ रही है, थोड़ा सा नेटवर्क की इशू है। और क्या है कि पूरे रीवा जिले में इस समय पोस्टल ऑर्डर नहीं मिल रहा है, तो शिवानंद भैया ने इसीलिए चारों चीजें बताई हैं। बहुत अच्छी बात बता दी है कि ट्रेजेडी के माध्यम से अपन नॉन जुडिशियल स्टाम्प के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल आपका भी कथन सत्य है, लेकिन यह है कि जैसे पोस्ट ऑफिस में तो शायद आना ही बंद कर दिया, ये बहुत कम आ रहा है, मतलब पूरे रीवा जिले में नहीं मिल रहा। आ रहा है, लेकिन ये सब स्ट्रेटजी होती है। देखिए ऐसा है कि हम आपको बता दें कि चाहे वो राज्य सरकारों की बात करिए या केंद्र सरकारों की बात करिए, वो नहीं चाहती हैं कि आरटीआई कानून मजबूत हो, जनता चीजों को ना जाने, उनको अंधेरे में रखा जाए। यदि ऐसा नहीं होता तो जिस पीएम केयर्स फंड में पूरे जनता की और पूरे देश की या विदेशों की भी खरबों और पता नहीं कितने लाख करोड़ रुपए आ करके और उसकी जानकारी हमको आपको ना हो, तो उसमें हम डोनेट क्यों करें? आपको ये प्रश्न नहीं उठता क्या? तो सरकार और कह रही है कि हम आरटीआई के दायरे में नहीं आते हैं, तो सीधी सी बात है, उनका एटीट्यूड है। उनको पता है कि आईपीओ का यूज कौन करेगा आजकल। सबसे ज्यादा यदि आईपीओ का यूज होता है तो वो काहे के लिए होता है? आरटीआई लगाने के लिए। तो आईपीओ ही आना बंद कर देगा, लोग परेशान हो जाएंगे। पर वो नॉन जुडिशियल स्टाम्प नहीं बंद कर सकते, ठीक है? क्यों? क्योंकि नॉन जुडिशियल स्टाम्प से बहुत सारे काम होते हैं, स्टेट के रेवेन्यू के काम, इधर के काम, उधर के काम, इसलिए तो आपको वो मिलते रहेंगे। हाँ, ये बात अलग है कि 10 के स्थान पर आपको 20 देना पड़ेगा, तो दीजिए, क्योंकि आपकी मजबूरी है। नहीं देना चाहते हैं तो आप उसकी रिकॉर्डिंग करिए, हमने बताया ना आपके पास मोबाइल है, 10 लोग ऐसे जा करके ऐसे स्टाम्प वेंडर की आप रिकॉर्डिंग करके उनका वीडियो वायरल कर दीजिए, दूसरे दिन से वो 10 रुपए की चीज 10 रुपए में बेचना प्रारंभ कर देंगे। तो ऐसा है। और तीसरी चीज हमने आपको जो बताया, ये ऑनलाइन चालान के माध्यम से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ये जिन स्टेट्स में फैसिलिटी उपलब्ध है, हाँ, वो बहुत अच्छी है। ये आपने बिल्कुल सहज सरलतम बताया, और सहज सरलता से भी आप उपलब्ध रहते हो। ये हमारे लिए गौरव की बात है कि आप हमारे बीच में आए हो, बहुत कुछ सीखने मिलता है। तो बिल्कुल हम कर ही रहे हैं। बिल्कुल जयपाल सिंह जी, हम अपनी सेवा देने के लिए आप सभी को सदैव तत्पर हैं। अब कल के कार्यक्रम की भी हम प्रिपरेशन करें। कल आप लोग जरूर जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसमें जोड़िए। और कल का कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जो साथी जुड़े हुए हैं, मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा। आप सब लोग मीटिंग में रहेंगे कल की, और ये ध्यान रखिएगा कि अपने अपने जिलों में आप एक मोबाइल फोन चाहे अलग से रखिएगा, क्योंकि यदि इस मोबाइल में यदि आपका दिक्कत हो रही है कि आप मीटिंग में कनेक्टेड हैं और डिस्कनेक्ट हो जाता है, जैसे हमारे में होता है, तो एक छोटा मोबाइल रखिएगा, उसमें 15100 नोट कर लीजिएगा। मैंने उसमें किया भी है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, इसको हिंदी में बोलते हैं। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का ये ऑफिशियल नंबर है 15100। हम उसी मीटिंग के दौरान आप लोगों से ये प्रश्न करेंगे, आप लोग हैंड रेज करेंगे और हम आपसे प्रश्न करेंगे कि आप 15100 पर अभी कॉल करें और कॉल करके सुनाएं कि वहां से क्या आवाज आ रही है, किस तरह से वो नंबर एक्टिव है। तो आप सभी लोग अपने अपने जिलों से, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जहां से भी लोग जुड़े हुए हैं, तो सभी लोग वो नंबर, बस ज्यादा नहीं, बस 15-15 सेकंड, 10-10 सेकंड जो भी है, तो क्योंकि वो काम तो करता नहीं है, हमारे एमपी में कहीं काम नहीं कर रहा है, लेकिन हमें प्रूफ चाहिए, क्योंकि वहां पर एक स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के जो चेयरमैन रहे हैं, जज श्री कल्पेश झवेरी जी, वो भी हमारे बीच में आएंगे। और जो उड़ीसा हाई कोर्ट के वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं, और गुजरात और राजस्थान हाई कोर्ट में वो जस्टिस के पद पे रहे हैं। तो बड़ी मतलब हस्तियां हैं अपने टाइम की वो, और आज भी वो बहुत एक्टिव हैं और काम कर रहे हैं। तो वो आएंगे और वो भी अपने अनुभव को शेयर करेंगे। तो हम ये चाहते हैं कि आप लोग उसी समय इन नंबरों पर कॉल करके उनको सुनाएंगे कि आप देख लो
कि हमारे देश में जो न्याय सर्वसुलभ होने की जो बात कही जा रही है, तो उसके एवज में किस तरह की सुविधाएं आम नागरिक को उपलब्ध है। तो ये बात जहां नेताओं के लिए, जहां करोड़पतियों के लिए, अरबपति खरबपति, मतलब वकील, बड़े बड़े नाम जो हैं, अब आप जानते हैं कैसे कैसे, राम जेठमलानी, सिब्बल, या पता नहीं कैसे कैसे नाम है, जो सेकंडों में जाकर के जमानत दिलवा देते हैं, जिनका केस एक गरीब आदमी का यदि हाई कोर्ट या किसी सुप्रीम कोर्ट में पड़ा है तो वो 20 साल से उसका नंबर नहीं लग रहा है, और इनका आउट ऑफ द टर्न जा करके ऐसे लोगों का केस 10 दिन में सुनवाई हो जाती है। ऐसे में आम आदमी के लिए क्या उपलब्धता है, ये 15100 कल जो है पूरी तरह से इनको बेनकाब कर देगा। तो आप जरूर, आप लोग इस मीटिंग में जुड़िए और इस नंबर का उपयोग करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, इसको प्रचारित करिए। चंद्रन जी और हमारे जयपाल सिंह जी, सभी को बहुत सादर आभार, नमस्कार। और हमारे बीच में शुक्ला जी वगैरह और बनीता शेट्टी जी भी आई। हाँ बताइए, कुछ आप बोल रहे थे प्रकाश जी। भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपना मूल्य समय दिया। हालांकि लोग बहुत कम जुड़े हुए थे, लेकिन फिर भी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और जो साथी जुड़े हुए हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि शिवानंद भैया का हमेशा वेबिनार चलता रहता है, जिसमें सूचना आयुक्त, राज्य सूचना आयुक्त और केंद्रीय सूचना आयुक्त भी रहते हैं। और भैया की जूम मीटिंग का आईडी पासवर्ड यही रहता है 95, यही अपना जो मोबाइल नंबर है भैया का। तो आप लोग ये नंबर बिल्कुल सेव कर लें और इसी नंबर के आधार पर आप हमेशा जूम मीटिंग में जुड़ सकते हैं। 95 89 15 25 87 यही नंबर भैया का है परमानेंट, और इसी के माध्यम से जूम मीटिंग का आयोजन होता रहता है। जी भैया जी, इसमें थोड़ा सा जोड़ना चाहूंगा मैं। जब भी हम जूम मीटिंग में जुड़े, आदरणीय आपने सही कहा, सहज सरल, और हमारा जो वीडियो भी हम ऑन करें तो हम ऐसी जगह, ऐसी सिचुएशन ऐसा लुक हो जिसमें किसी को फीका ना लगे। बस मेरा यही कहना था। मतलब कभी कभी होता है हम अनावश्यक रूप से भी म्यूट कर लेते, कभी कभी हो जाता है, मतलब तो वो उसका विशेष ध्यान रखे। जो भी नए लोग जुड़े, सिर्फ उनके लिए हाँ, थोड़ा सा नियम, क्योंकि बड़े हमारे आग्रह था। हाँ, मतलब क्योंकि हमारा वीडियो वरिष्ठ और ये शेयर होता है, इसलिए। हाँ बिल्कुल सही बात है। वरिष्ठ लोग आते हैं और वरिष्ठ लोगों को, हम लोगों को, हमारा सौभाग्य है कि वो आकर के अपना अनुभव बताते हैं और हम उनसे कुछ सीखते हैं। तो हमारा एक्ट कुछ ऐसा ना हो जो इंडिसेंट हो, और कुछ इस तरह से हो जिससे उनको लगे कि यार इनका ये तो मजाक टाइप का चलता रहता है। तो ऐसी भावनाएं मतलब उनके ना। मैंने इसकी लिंक भी शेयर कर लिया। आज हमारा जो भी आपके बीच में डिस्कशन हुआ है, फेसबुक लाइव की लिंक शेयर कर ली है। आप लोग इसको संभाल करके रखिए और ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों के बीच में, क्योंकि ये बहुत प्राइमरी और बेसिक हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ है, तो आगे भी ये काम आएगा। और हम फिर आवश्यकता पड़ने पर इसी तरह से एक आध और मीटिंग रख लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, सादर धन्यवाद। और चंद्रन जी, आप सभी को, आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद।